बातों पर होगा जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिस्टम डिज़ाइन कि एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लोग अगर कोई एजेंट बना रहे हैं, आपके पास क्लाइंट है, अब मुझे ये बताएं, नॉर्मली जब कोई बिल्डिंग भी बनती है, बिल्डिंग का भी एक प्लान होता है। स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, तो आपका प्लानिंग का तरीका क्या होगा? SP.plan की बात नहीं कर रहा था मैं, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे लेना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमें एक बड़ा बेसिक आर्किटेक्चर नजर आता है, 3 tier आर्किटेक्चर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई 3 लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन, लॉजिक एंड डेटाबेस। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी फ्रंट एंड क्लाइंट जो यूजर के पास है। तो मुझे ये बताइए, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली में कहाँ पर रन हो रही होती है? यूजर की डिवाइस में या किसी सर्वर पर? यूजर की डिवाइस में, क्योंकि अगर ये व्हाट्सएप पे भी सेटअप हो गई, व्हाट्सएप पे डिप्लॉय हो गई है, तो जब मैं इसका डोमेन ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर पे तो गेट रिक्वेस्ट आती है, वहाँ से सारा डेटा मेरे पास आके कैश हो जाता है। फिर जो भी फ्रंट एंड के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो मेरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मेरा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मेरा CPU GPU, ओवरऑल मेरी डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेरी डिवाइस से सारी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है। तो ये फ्रंट एंड का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि वो यूज़र की डिवाइस में होती है। फिर हम आते हैं बैक एंड पर। बैक एंड पर हमारे पास क्या होती है? बिजनेस, जिसको हम डोमेन लेयर कह सकते हैं, जिसको हम बिजनेस कह सकते हैं, सर्वर कह सकते हैं, API कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिक टियर, जहाँ पर हम लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक एक्चुअली में क्या होती है? अगर मेरे पास कोई बैंक की एप्लीकेशन है तो मेरे पास लॉजिक्स क्या है? अकाउंट ओपनिंग, यूजर ऑन बोर्ड जिसको हम कहते हैं, इसकी एक पूरी लॉजिक बनेगी, मतलब ये बिजनेस है। जब अकाउंट ऑन बोर्ड हो जाएगा तो किसी प्रोडक्ट के साथ इनरोल होगा, इसकी एक पूरी लॉजिक होगी। फिर क्या होगा? अकाउंट कि हमारे पास बाकी ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि फंड ट्रांसफर। और क्या होगा हमारे पास? हमारे पास बिल पेमेंट एक होगी। और क्या होगा? हमारे पास लोन रेजोल्यूशन सिस्टम होगा। और क्या होगा हमारे पास? इसी तरीके से हमारे पास बेहतर ऑप्शंस होंगे। ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये बिजनेस है। अब मैंने अपनी तरफ से एक यूबिक्विटस लैंग्वेज यूज करी, मैंने खुद ही से नाम कंसिडर कर दिया कि भाई यूजर ऑन बोर्ड, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन और बाकी सारी चीजें। एक अकाउंट रिकंसिलिएशन भी लिखा है। एक हमारे पास सेटलमेंट भी आ जाती है। सेटलमेंट की विंडो अलग होती है, इस पर जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बिजनेस के डोमेन्स होते हैं जब हम किसी एप्लीकेशन को बनाने जाते हैं। ये जो बिजनेस डोमेन है, यूजर ऑनबोर्डिंग, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन ऑडिटिंग सिस्टम, इसके बिहाव पे हम डिसीजन लेते हैं हमें बनाना है क्या। जाहिर बात है रिक्वायरमेंट्स पहले हमें पता होगा। ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये हमारा बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट है। क्या नाम बताया मैंने? आसान जबान में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं आप इसको, या आप इसको स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्रीज कहते हैं। सही, जो भी आप इसको कंसिडर करें। और इस बाउंड्री कॉन्सेप्ट में, इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्रीज में मैंने क्या बना दिया, अपने पास रिक्वायरमेंट सारी लिखी कि मुझे बनाना है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्रीज हम किसको कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कुछ कोड लिखने की कोशिश करूँ और वो कोड फास्ट से पे करूँ, कोई भी हम यहाँ पे कोड कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ फास्ट पे एक कोड लिखा, मैंने क्या करा यहाँ पर कुछ भी डमी कोड लिखा, और यहाँ पर फास्ट पे का एक टेबलेटर बना दिया।
ठीक है, ये जो मेरा डमी लिखा हुआ कोई कोड है या कोई भी कॉन्सेप्ट है मैंने कोडिंग, क्या ये बिजनेस है? यस और नो? लेकिन हम फास्ट एपीआई से क्या लिखते हैं? एपीआई लिखते हैं, बैकएंड लिखते हैं। आर्किटेक्चर में तो हम बैकएंड पे क्या लिखते हैं? बिजनेस लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, जो हमारा एक्चुअली में काम है। लेकिन ये क्यों बिजनेस नहीं है? ये कोई बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसकी कोई बिजनेस बाउंड्रीज नहीं है, कुछ भी डमी लिखा हुआ है। बिजनेस बाउंड्रीज कब होंगी? जब मैं कोई प्रॉपर कोई यूबिक्विटस वर्ड यूज करूँ कि भाई यूजर ऑन बोर्ड, यूजर का अकाउंट ओपन करना है, हम ये कहेंगे ये बिजनेस है। प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, फंड ट्रांसफर है, बिल पेमेंट है, हम ये कहेंगे बिजनेस की बात हो रही है। तो अभी के केस में हम ई कॉमर्स को लेके चलते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे। आप ई कॉमर्स पर काफ़ी टाइम से काम करते हैं। हमारे ई कॉमर्स में हमारे पास बिजनेस क्या क्या होता है? नाम बताएं। एड टू कार्ट एक बिजनेस हो गया हमारा, चेकआउट हो गया जिसके थ्रू पेमेंट होती है, फिर हमारे पास शिपमेंट हो गई। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग बिजनेस बाउंड्री है। क्या एड टू कार्ट एक अलग बात, अलग बिजनेस है, चेकआउट एक अलग बिजनेस है? No. या सेम है दोनों? काम अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। मेरे पास चेकआउट का एक अलग फीचर है, अलग बिजनेस है, एड टू कार्ट का एक अलग बिजनेस है, शिपमेंट एक अलग बिजनेस है। ये तीनों, इन तीनों की बाउंड्रीज जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब अलग अलग है। बाउंड्रीज वीक मतलब कि दोनोों चीज़ें सेम ही ऑलमोस्ट हैं, करीब करीब। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग मतलब एड टू कार्ट का काम डिफरेंट है, चेकआउट का काम डिफरेंट है, शिपमेंट का काम डिफरेंट है। शिपमेंट के लिए शिपमेंट वाली कंपनी को मुझे लेकर आना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, वो एक अलग बिजनेस है पूरा, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होगी। पेमेंट का एक अलग प्रोसेस है कि पेमेंट का मेथड होगा, बैंक में पेमेंट ट्रांसफर होगी, पेमेंट को चेक करेंगे। एड टू कार्ट का एक अलग ऑप्शन है, इन्वेंट्री से मेरी प्रोडक्ट निकलेगी, एड टू कार्ट होगी, आगे अगर पेमेंट प्रोसीड होगी आगे जाएगी। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग, इनकी बाउंड्रीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी हमने तीनों, हम यहाँ पे ई कॉमर्स भी तो बोल सकते थे, हम ये भी बोलते थे ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स में क्या, तो हमें बिजनेस बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी। ये हमारा बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट है, एड टू कार्ट है, चेकआउट है, शिपमेंट है, और भी होगी तो मजीद लाते रहेंगे। अब चेकआउट के अंदर आएंगे तो मजीद चीज़ें आ जाएंगी। फिर पेमेंट इनिशिएट, ये एक सर्विस होगी जो पेमेंट इनिशिएट करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट प्रोसेस करती होगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट सक्सेस का स्टेटस बताती होगी या तो पेमेंट फेल का स्टेटस बताएगी, एक सर्विस होगी जो पेमेंट रिफंड करती होगी। ये अब ये सारे जो ये अलग अलग बिजनेस है, सेम बिजनेस बाउंड्रीज में आ रहे हैं, जिसको हमने कहा रख दिया चेकआउट में। हम कह रहे हैं इसका बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। किसका? चेकआउट का। चेकआउट में बाकी चीजें आ गई। एड टू कार्ट इसमें मिक्स कर सकते हैं हम यहाँ पर, दोनों अलग अलग बिजनेस है, इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे हम अलग। तो एक तो हम हो गए हमारी थोड़ी सी बिजनेस डिस्कशन कि बिजनेस किस तरीके से हमारा सेपरेट होता है। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब हमें, हमारी टीम है, एड टू कार्ट पे काम करना है, चेकआउट पे काम करना है, शिपमेंट पे काम करना है, हमें प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। अलग अलग टीम है, जाके एड टू कार्ट की अलग टीम लगी हुई है, वो उस पर कोड लिख रही है, चेकआउट की अलग टीम है, उनका काम अलग है, पेमेंट से रिलेटेड है कि पेमेंट ट्रांसफर कैसे होगी। शिपमेंट एक अलग टीम है जो शिपमेंट से रिलेवेंट सारी चीज़ें बना रही है, डेवलप कर रही है। फिर उनको डेवलपर की बात करें, अगर ये बना हुआ कोड आप किसी टीम में जाए, उस टीम में पहले से एड टू कार्ट, चेकआउट, शिपमेंट और आपने किसी स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर काम करना हो, तो मुझे ये बताएं तीनों एक सिंगल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट के अंदर होंगे या अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे? अभी फिलहाल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट होगा फास्ट एपीआई का, जो भी इनिट करके हमने बनाया होगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, एड टू कार्ट, चेकआउट, चेकआउट के डिटेल एंड पॉइंट होंगे, इनिशिएट का, प्रोसेस का, सक्सेस, फेलियर, रिफंड, नेक्स्ट वैल्यू, ऐसे ही। लेकिन प्रोजेक्ट हमारा एक ही है। अभी हम फ्रंट एंड की बात थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए फ्रंट एंड क्लाइंट हो गया, यूजर हो गया, मतलब जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको हम फ्रंट एंड कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम बैक एंड की और डेटाबेस की बात कर रहे हैं। अब हमें डेटाबेस की लेयर क्यों चाहिए होती है? क्या रीजन है? डेटा स्टोर करके हम डेटाबेस में रखवाएंगे। एक्चुअली डेटा टियर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं। पोस्टग्रेस में क्या करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस का डेटा होता है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्रोडक्ट की पेमेंट आ रही है, प्रोडक्ट इनिशिएट हो रही है, मतलब एड टू कार्ट हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिटेल हम डेटाबेस में रखें ताकि वो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट रहे। हम उसको बाद में क्यूरी लगाकर देख सकेंगे उसमें डेटा क्या है, किसने क्या बाय करा था, ये हमारे पास डेटा होना चाहिए।
अभी जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है, जो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा यूज़र हो गया। अब वो फ्रंट एंड बोलता है, आपको भी बोलता है। अभी हम सपोज करते हैं यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है, ये हमारा यूज़र हो गया है, ठीक है। इस यूज़र ने किसको रिक्वेस्ट करा? हमारी बिजनेस सर्विस को। बिजनेस सर्विस हमारी क्या क्या है? हमारे पास क्या बना हुआ है? चेकआउट बना हुआ है, या एड टू कार्ट कर देते हैं पहले। और क्या हमारे पास बना हुआ है? चेकआउट है, और थर्ड नंबर पे शिपमेंट बना हुआ है। ये हमारा तीनों ऑपरेशन एक सिंगल प्रोजेक्ट में हो रहा है। अब डेटाबेस भी जाहिर है इसके साथ होगा, डेटाबेस भी एक लगा देते हैं। डेटाबेस भी आ गया। यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी न किसी एपीआई के एंड पॉइंट को, वो चलता है। फिर यूज़र रिक्वेस्ट करता है चेकआउट को, वो चलता है। यूज़र रिक्वेस्ट करता है शिपमेंट को, वो चलता है। या यूज़र यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, आप मैनेज कर रहे हो, और ये सबके इस पूरी एप्लीकेशन के साथ एक डेटाबेस कनेक्ट है। ये जो हमारा सिंगल प्रोजेक्ट वाला पर्सपेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये हमारा एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, जो एक स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। और कहीं पर ये बहुत ज़बरदस्त है और कहीं पर ये ज़बरदस्त नहीं है। अब इसके अलावा दूसरा काम हम क्या करें? हमारे पास एक ऑप्शन है। हमें ये पता है हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट बिजनेस है, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट। इन तीनों को हम सेपरेटली चला सकते हैं अगर हम अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट करें, अच्छे प्लान के साथ। हम क्या करते हैं, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट के 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इन 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर डेटाबेस भी लगाते हैं, डीबी किसका? एड टू कार्ट का, चेकआउट का, शिपमेंट का। ये तीनों डेटाबेस हमारे पास सेपरेट है। हमने क्या करा, हमने सर्विस ही अलग कर दी, प्रोजेक्ट ही अलग कर दिया। एड टू कार्ट का प्रोजेक्ट अलग बना, चेकआउट का अलग बना, शिपमेंट का अलग बना। अब यूज़र हमारे पास आता है, वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ से। अभी यूज़र रिक्वेस्ट कैसे करेगा इसको पर हम अभी बात करेंगे। अब ये वाला जो पर्सपेक्टिव है हमारा, अभी ये कौन सा आर्किटेक्चर है? इसका नाम है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने सर्विस को अलग अलग बना दिया। अब मुझे क्या बताया, मुझे कैसे पता मुझे 3 सर्विस को अलग बनाया? मैंने 6 क्यों नहीं कर दी, 5 क्यों नहीं बनाई, 3 ही क्यों बनाई? और सिर्फ एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट ही क्यों बनाया? क्योंकि तीनों की बिजनेस बाउंड्रीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये अलग है, ये अलग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है दोनों साथ जुड़े हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है एड टू कार्ट एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उसको चेकआउट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करके खत्म कर देता है। चेकआउट एक खुद एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उसकी बाउंड्रीज अपनी है, और शिपमेंट की बाउंड्रीज अपनी है। बाउंड्रीज वीक कब होती है? जब चेकआउट शिपमेंट के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं से कोलैबोरेट कर रहे होते, तो फिर हम बाउंड्री नहीं बना सकते, अपना काम कैसे चलेगा? बाउंड्री हमें वीक रखनी पड़ती है। हाँ, चेकआउट के अंदर जो पेमेंट इनिशिएट हो रही है, पेमेंट प्रोसेस हो रही है, पेमेंट सक्सेस हो रही है, उनकी बाउंड्रीज क्या है आपस में? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में इसीलिए हमने सबको चेकआउट में रखा है। चेकआउट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। तो यहाँ से हमने डिसीजन लिया कि माइक्रो सर्विस 3 बनानी है, और माइक्रो सर्विस का रूल है कि जितनी सर्विस होंगी उसका डेटाबेस अलग होगा, एक डेटाबेस के साथ आप मर्ज नहीं कर सकते। अब आपका एक सवाल होगा, ये तो क्लाइंट है, ये तो फ्रंट एंड है, ये तो यूज़र है, ये किसको रिक्वेस्ट करेगा? आप क्या एड टू कार्ट को रिक्वेस्ट करेंगे? फिर एड टू कार्ट जब हो जाएगा, वो क्या खुद चेकआउट को रिक्वेस्ट करेगा? जब चेकआउट हो जाएगा, क्या वो खुद शिपमेंट को रिक्वेस्ट करेगा? यस और नो? कितने लोग? आप मुझे वोट सबके चाहिए, न्यूट्रल पार्टी आज नहीं चल सकती, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मुझे बताएं कितने कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं है? जब डिफरेंट है कितने लोग कह रहे हैं यही तो तरीका है, इसके अलावा क्या तरीका होगा? अभी भी न्यूट्रल लोग बैठे हैं। मुझे ये बताएं
आपके पास एक डिपार्टमेंट है एड टू कार्ड का, आपके पास एक डिपार्टमेंट है चेकआउट का, आपके पास एक डिपार्टमेंट है शिपमेंट। डिपार्टमेंट मतलब आपने 3 काउंटर बनाए, एक एड टू कार्ड करता है, आपकी शॉप है, एक चेकआउट करता है, एक शिपमेंट करता है। यूजर किसके पास आया सबसे पहले? एड टू कार्ड के पास। अब एड टू कार्ड खुद चेकआउट वाले काउंटर को बोलेगा भाई प्रोडक्ट इन्होंने लिए, इनका पेमेंट ले लो। फिर चेकआउट वाला बोलेगा शिपमेंट को भाई पैसे आ गए, इनको पैसे पहुंचा दो। क्या ये तरीका होगा? यस, यस वाले हैंडल्स करें। वो कितने लोग कह रहे हैं नो, ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब अलग अलग क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी बना दी, हमने आर्किटेक्चर तो है ही नहीं, इसको आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते। अगर ऐसा हमने करा तो इसका मतलब है हम विदाउट आर्किटेक्चर के काम कर रहे हैं, ऐसा ही ना? इसका मतलब आर्किटेक्चर आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये तरीका आपका रॉन्ग है। फिर हमने माइक्रो सर्विस अलग अलग क्यों बनाई? हमें पहली बात एक फायदा तो हुआ, यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंट मिलता था। अब आप लोग क्या करें, जो जो मैं वर्ड्स भी बताने जा रहा हूँ आप उसको मार्क भी करते हैं। मैंने अभी तक अच्छे खासे वर्ड यूज़ कर लिए। जब आपको डेवलपर का स्प्रिंट मिलता था, सपोज करें 15-20 दिन का स्प्रिंट होता था, डेवलपर की टीम होती थी, उसको बोलते थे कि ये काम आप लोगों ने करना है, ये सारे टास्क हैं। डेवलपर अपनी टाइमलाइन देते थे कि हाँ ये काम हम 15 दिन में करेंगे, तो 15 दिन का स्प्रिंट बन जाता है। वो काम क्या होता था? भाई एड टू कार्ड चेकआउट शिपमेंट पे काम करना है। आप सपोज करें आप इस डेवलपमेंट की टीम में, तो जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कोड बेस मिलेगा, आप कोड बेस को इमेजिन क्या करेंगे, किस तरह का कोड बेस होगा? अभी आप इमेजिन अगर करें कोड बेस कैसा होगा, तो आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स कोड बेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी, शिपमेंट, एड टू कार्ड, चेकआउट। और रियलिटी में भी ऐसा होगा, जब आपको एक कोड बेस मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एड टू कार्ड वाला काम करेगा, चेकआउट से डिस्टर्ब होगा, चेकआउट वाला शिपमेंट से डिस्टर्ब होगा। तीनों टीम्स अलग होंगी, तो आपस में कॉन्वर्सेशन होगी कि भाई आपने क्या करा, मैंने क्या करा, मेरे पास एरर आ रहा है, आप अपने पास चेक करो। तबकि एड टू कार्ड अलग है, चेकआउट अलग है, शिपमेंट अलग है। तो टीम की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, मतलब वेलोसिटी जितने कम टाइम में टीम जितना ज़्यादा काम कर सकती थी वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी में एंगेज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ही अलग है, एड टू कार्ड वाले के। अब आप अगर एड टू कार्ड की टीम में हो जो सिर्फ एड टू कार्ड का काम कर रही है, आपको कोड बेस मिला, आप इमेजिन करें कोड बेस कैसा होगा। सिंपल सा कोड बेस आपके माइंड में आ रहा होगा, एक फंक्शन होगा एड टू कार्ड का, बहुत ज़्यादा उसमें पैरामीटर्स होंगे, ये होगा, ये होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा काम प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, बिजनेस के लिए ईजी हो गया, आर्किटेक्चर भी हमारा माइक्रो सर्विस आ गया। लेकिन सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है। अब सिर्फ क्या इतनी सी वजह के लिए हम ये काम करेंगे, ये तो एक छोटा सा इसका बेनिफिट है। अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमारा मोनोलिथिक था, एक ही कोड था, तो यूज़र की रिक्वेस्ट आती थी, अलग अलग एंड पॉइंट होते थे, हम मैनेज कर लेते थे। यहाँ पर हम कैसे मैनेज करें? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स के पैटर्न आते हैं। एक हमारे पास पैटर्न आता है ऑर्केस्ट्रेशन का, ऑर्केस्ट्रेटर का। ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न में क्या होता है, ये ऑर्केस्ट्रेटर है, ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है, ये यूज़र जो है इस ऑर्केस्ट्रेटर को कहेगा कि भाई एक्स वाई जेड जो काम, ऑर्केस्ट्रेटर और यूज़र की कन्वर्सेशन चलेगी आपस में। इस ऑर्केस्ट्रेटर के बाद अथॉरिटी होगी, ये कॉल करेगा किसको, एड टू कार्ड को, चेकआउट को, शिपमेंट को। और ये जो कॉल होगी ये होगी HTTP कॉल। HTTP मतलब जो हमारी HTTP की स्टेटलेस, HTTP आपको नजर आया ना, आप स्टेटलेस समझ लिया करो, स्टेटलेस की बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेटलेस कॉल होगी, मतलब हमारे पास RESTful API होगी। अब ऑर्केस्ट्रेटर के पास खुद तो कोई DB है नहीं, एड टू कार्ड है, चेकआउट है, शिपमेंट है, अलग अलग मार्केट और कुछ। अब मुझे ये बताएं, जब हम फ्रंट एंड डेवलपर थे तो हमारे पास चीज़ें बनी बनाई मिलती थी, हमें APIs मिलती थी। और जब हम बैकएंड डेवलपर बने, अब हमें कुछ भी बनाने मिलेगा। अब एक डॉट भी है ना, या तो हमें बनाना है या कहीं से लेकर आगे यूज करना है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर है, ये कोई मैजिक नहीं होगा। एड टू कार्ड का कोड आपने फास्ट API में लिखा, चेकआउट का कोड आपने फास्ट API में लिखा, शिपमेंट का कोड आपने फास्ट API में लिखा, तो ऑर्केस्ट्रेटर का कोड भी आप किस में लिखेंगे? अभी हम सपोज करते हैं फास्ट API में ही कोड लिखेंगे, मतलब इसकी भी कोडिंग करनी है कि एक ऑर्केस्ट्रेटर है, उसके बाद यूजर की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो आगे दूसरी सर्विस को कॉल करता है। अगर एड टू कार्ड डायरेक्ट चेकआउट को कॉल कर देता तो ये आर्किटेक्चर क्या हो जाता, खराब हो जाता। ऐसा तो कोई आर्किटेक्चर होता ही नहीं, सही है। इसीलिए
हमने क्या करा, ऑर्केस्ट्रेटर की एक प्रॉपर लेयर बनाई। हमने कहा ऑर्केस्ट्रेटर एड टू कार्ट को कॉल करेगा, चेकआउट को करेगा शिपमेंट, ना कि एड टू कार्ट चेकआउट को कॉल मारे। आर्किटेक्चर तो एटलीस्ट एग्जिस्ट रहे ना हमारा। इस ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर में हमें कुछ चीजें अचीव हो रही हैं और कुछ चीजें हमें अचीव नहीं हो रही। अब इसका डिसीजन कौन लेगा? अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ। ये जो HTTP कॉल होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल होती है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट कॉल कैसे होती है? HTTP कॉल का मतलब है मैंने आपको मोबाइल पे कॉल मिलाई, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई तो काम ही नहीं हो। उसको मैं कहूँगा टाइम आउट। टाइम आउट मतलब कोई जवाब ही नहीं आया, ना हाँ का ना का। अगर आपने कॉल उठाई तो कॉल डायल में करूँगा, एक टाइम होता है ना कॉल का, ऐसा तो नहीं है कि कॉल चलती रहे। कॉल में डायल करूँगा, अगर आपने नहीं उठाई कॉल मिस हो जाएगी। अगर आपने विद इन अ टाइम कॉल उठा ली तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। हो सकता है मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या पूछूं भाई, एड टू कार्ट की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ गई, एड टू कार्ट की प्रोडक्ट ऐड हो गई, सही है। फिर मैंने सवाल पूछा भाई चेकआउट पेमेंट इनिशिएट कर दो, तो क्या जवाब दिया? पेमेंट इनिशिएट हो गई, ठीक है। अगर वो जवाब नहीं दे तो मेरे पास जवाब कुछ नहीं आया, मैं दोबारा कॉल मिलाऊंगा, फिर दोबारा मिलाऊंगा, मल्टीपल टाइम मिलाऊंगा, खामोश बैठूंगा, जवाब ही नहीं, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर पेमेंट के अंदर भी दो चीज़ें, पेमेंट इनिशिएट हो गई, वो पेमेंट सक्सेस हो गई, फिर मैं पेमेंट इनिशिएट हो चुकी है, लेकिन पेमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड पे वो चलेगा, फिर पेमेंट सक्सेस हुई नहीं, उसमें लगता है टाइम, हो सकता है 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये मल्टीपल टाइम चेकआउट की पेमेंट सक्सेस या फेल्ड की सर्विस को, स्टेटस को कॉल करेगा, देखने के लिए पेमेंट आ गई, वो जवाब क्या आएगा? अभी नहीं आई, या तो जवाब आएगा कुछ भी नहीं, मतलब टाइम आउट, जवाब ही नहीं आ रहा। फिर वो 5 मिनट बाद चेक करेगा, फिर वो 5 मिनट बाद चेक करेगा, हो सकता है विद इन आवर वो ये बताए कि हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। फिर वो क्या करेगा ऑर्केस्ट्रेटर? इस शिपमेंट को कॉल लगाएगा, हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुल रिसीव हो गई है, प्रोडक्ट जो है शिप कर दो। अभी हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी तो HTTP कॉल है, ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट मतलब मैंने कॉल मिलाई, मेरे पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट डेटा है। या तो कॉल उठाई तो जवाब आ गया, या तो जवाब नहीं आया। मैं कॉल मिलाऊंगा, कॉल अगर उठाई तो राइट अवे जवाब आएगा उसी वक्त, उसी कॉल पे। ये स्टेटलेस कॉल होती है, क्योंकि अगर इन केस मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, या आपने जवाब दिया जब तक कॉल हमारी कट हो चुकी है, कॉल का भी तक ड्यूरेशन होगी, तो वो जवाब मेरे पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो जवाब बेस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि HTTP स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जब हमारे ये जो फंक्शन है, जब हम कॉमनली कोई भी फंक्शन, जैसे कि डमी फंक्शन, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, एक्सेस टोकन पे जाए, सेटिंग से एक्सेस टोकन, वहाँ पे राइट परमिशन देंगे, रीड राइट, सही सपोज करें हो नहीं रहा है इनेबल, ये फंक्शन मैंने कॉल करा, तो बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या होती है मुझे ये बताया? फंक्शन स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है? कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन जो है स्टेटफुल है? कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन स्टेटलेस है? स्टेटफुल वालों का मैंने हैंड देख लिया, जिन्होंने स्टेटफुल पे रेस्ट करा था, और मुझे पता लग गया कि आप लोग सिर्फ शायद, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ क्लास में बैठने आते हैं, पढ़ाई उस लेवल पे नहीं करते, क्योंकि ये वो वर्ड है जो शायद हमने 100 बार बताया होगा, ठीक है। वो मैंने देख लिया किस किसने हैंड रेस्ट करा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं दोबारा आपको अच्छे से पढ़ाने की। स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कॉल आई, सामने वाले ने मुझसे कोई बात करी, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड है कि इसने क्या बात करी, कौन आया था, कब आया था। जब वो दूसरी बार आएगा तो मुझे पता होगा ये बंदा पहले भी आ चुका है, ये दूसरी बार आया। स्टेट मतलब मैंने कहीं डेटा परसिस्ट करा, सेव करा। स्टेटलेस क्या होगी कि मुझे लोगों ने कॉल, जिसने भी कॉल मिलाई, मैंने सवाल सुना, जवाब दिया, उसने जवाब सुना नहीं सुना वो उसका मसला, वो बीच में कट हो गया वो उसका मसला, वो दोबारा कॉल करेगा, दोबारा पूछेगा, मैं दोबारा बता दूंगा, 10 बार कॉल करेगा 10 बार बता दूंगा। मुझे इससे लेना देना ही नहीं, वो 10वीं बार कॉल कर रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी हर एक कॉल एक नई कॉल होगी, मुझे इससे लेना देना नहीं है, तो मेरे पास कोई स्टेट सेव नहीं हो रहा। तो ये तो HTTP कॉल है। जब ये ऑर्केस्ट्रेटर चेकआउट को कॉल करता था ये देखने के लिए कि पेमेंट आई नहीं आई, तो वो 2 बार करता था, फिर 5 मिनट बाद करता था, फिर 5 मिनट बाद करता था। चेकआउट को उससे लेना देना नहीं है, 10वीं बार आया,
उसके बाद जवाब होगा तो वो दे देगा, जवाब नहीं होगा तो वो, या तो आपने कोडिंग अच्छी करी है तो आप ये बोल देंगे नहीं आई, कोडिंग खराब करी है तो वो सवाल पूछेगा जवाब ही नहीं जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक केस होगा, या तो जवाब जाएगा ना का, या तो कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये फंक्शन स्टेटलेस कैसे होता है? जब ये फंक्शन हमारे पास इनिशिएट होता है, चलता है, रन होता है, तो एक्चुअली में बैकग्राउंड पे वर्किंग क्या होती है? आपके पास आपके लैपटॉप पे, मतलब आपके हार्डवेयर पे, आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे सीपीयू, रैम, नेटवर्क्स होते हैं। तो आपके रैम में एक स्टैक मेमोरी एक्टिवेट, स्टैक ओपन होता है। स्टैक क्या होता है? स्पेस, जगह। ये तो फंक्शन है, ये अपना सारे काम इस जगह पे कर रहा होता है। तो स्टैक ओपन करना है, मतलब अपनी जगह लिए उस जगह पे कर रहा होता है। और जैसे इस फंक्शन का रिटर्न आता है, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो रिटर्न के साथ साथ क्या होता है? स्टैक क्या होता है? क्लोज होकर एम्प्टी हो जाता है, इसका गार्बेज कलेक्टर चलता है और वो उसको एम्प्टी कर देता है, खत्म हो जाता है। मतलब वो डेटा आप कहीं पर एक्सेस नहीं करता। वो जब फंक्शन चला था उसी दौरान उसने टेम्परेरी जगह ली थी, अपना काम करा, मतलब रैम में उसको एक स्टैक मिला, उसने उसमें अपना काम करा और चले गया। इसीलिए ये स्टेटलेस है। तो इसीलिए फंक्शन को जो कॉल करता है, फंक्शन उसको अपना रिटर्न दे देता है, क्योंकि फंक्शन अपने पास कहीं पर भी उसको प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो वेस्ट हो जाता है। तो जिसने कॉल करा उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद जवाब आ जाएगा जिसने उसको इस फंक्शन को चलाया है। ठीक है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात होगी। अब ये जो हमारे पास एपीआई कॉल होती है, ये एपीआई भी एक्चुअली में बैकग्राउंड पे इसी तरह फंक्शन को कॉल कर रही होती है। तो इसीलिए एपीआई भी हमारे पास स्टेटलेस जा रही होती है, क्योंकि पीछे हमारे पास बैकग्राउंड पे डेटा प्रोसेस नहीं होता। और क्योंकि ये डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट मतलब जिस टाइम पे जो बात हुई मैंने डायरेक्ट आगे बता दी विदाउट एनी डिले, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम। तो मैंने क्या वर्ड आप लोगों को बताया, आप लोगों ने रिपीट करना है वर्ड, क्या बताया? मैंने आपको बताया स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी। क्या बताया? ठीक, इसका मतलब क्या है? रियल टाइम डेटा। जो ये अभी हो रहा है, ये तो HTTP की कॉल जा रही है, ये रियल टाइम डेटा है। अब मुझे ये बताया, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट, क्या ये तीनों एक साथ चलेंगे? जो लोग खामोश बैठे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बताएं, एक साथ चलेंगे? क्या ये अलग अलग कैसे चलेंगे? मतलब स्टेप्स में चलेंगे। एड टू कार्ट पहले होगा, फिर चेकआउट होगा, अगर पेमेंट आ गई सक्सेसफुली तो शिपमेंट होगी, पेमेंट नहीं आई तो शिपमेंट नहीं होगी। ये जिम्मेदारी किसकी? और किस स्टेटर? अब ये तो स्टेप्स चल रहे हैं, एड टू कार्ट, चेकआउट और शिपमेंट। जब जहां पर स्टेप्स आ जाते हैं किसी भी फ्लो में, उसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या है? डिपार्टमेंट आ गया, पहले ये डिपार्ट, फिर ये डिपार्ट, फिर ये डिपार्ट, स्टेप्स आ गए। तो इस वर्क फ्लो को कौन संभाल रहा है? और किस स्टेटस संभाल रहा है कि भाई एड टू कार्ट करना है, फिर चेकआउट करना है, फिर शिपमेंट करना है, ये इसको संभाल रहा है। लेकिन और किस स्टेटर के पास खुद कोई डेटाबेस नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो एपीआई को कॉल कर करके देखता है, वहां से संभालता है, उस तरह से डेटा बताता है, बार बार एपीआई से देख के बताता है। अब इस आर्किटेक्चर में एक अच्छी बात है, वो है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, कि और किस स्टेटर के पास कोई आउटडेटेड डेटा नहीं है या कोई पुराना डेटा नहीं है। इसके पास हमेशा लेटेस्ट डेटा होता है, क्योंकि खुद ही उसी का कॉल मिलाता है, उसी का पूछ लेता है। आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछें कि भाई इस चीज़ का क्या स्टेटस है, मैं अपनी कोई डायरी में चेक नहीं कर रहा, मैं डायरी में देख के बताता हूँ। नहीं, मैं क्या करूँ, डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में कॉल मिलाऊँ, भाई स्टेटस बताओ, उसने स्टेटस बताया ये स्टेटस, इसको बोलते हैं स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। अगर मैं कहीं डायरी में चेक कर रहा होता, हो सकता है पीछे डेटा चेंज हो गया होता, मेरे पास पुराना होता, तो ये स्ट्रांग तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, ऑर्केस्ट्रेटर बार हमेशा कॉल मिलाता है, डेटा लेता है, जवाब देता है, भाई ये डेटा। ठीक है, इस ऑर्केस्ट्रेटर के आर्किटेक्चर में हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर किसका मतलब होता है? एक बंदा गया, सब गए, एक किल हुआ, सब किल, एक के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये ऑर्केस्ट्रेटर किसी तरह बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर ये शिपमेंट किसी वजह से डाउन हो जाए, ई कॉमर्स ऐप डाउन हो जाएगी? कोई बात नहीं, शिपमेंट डाउन हुई है, दोबारा कर लेंगे। अगर ये चेकआउट डाउन हो जाए, ई कॉमर्स डाउन होगी, एड टू कार्ट तो चल रहा है, शिपमेंट पेमेंट कवर एरर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं, शिपमेंट डाउन हो जाए, एड टू कार्ट फेल हो जाए, डाउन जब भी नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई डाउन का मतलब क्या है कि ये बंद हुआ लेकिन बाकी तो दो चल रहे हैं ना भाई, उनको तो इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये माइक्रो सर्विस है। अगर ये मोनोलिथिक होती तो फिर तो सभी बंद होता। डाउन होने की बहुत सारी वजह होती है, क्रैश हो जाए तो मसला आ जाए, तो ये जो है इसकी डिपेंडेंसी लो है,
लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेटर जो है ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है हमारे पास। ये गया तो सब गया। हमारे पास एक फ्लो बन चुका है, बड़ा सिंपल सा। अब हम एक स्टेप आगे आते हैं। हम कहते हैं ठीक है, ये सारे मामला हमें समझ में आ रहे हैं और ये चीज़ों को हम इजीली देख भी रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। मैं यहाँ पे इसके एरो ठीक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ। इससे ना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ कम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर को यहाँ से हटाता हूँ। HTTP को मैं करता हूँ स्ट्रीमिंग या स्ट्रीम बोल देता हूँ, या अभी इसको भी हटा देते हैं, सिंपल लगते हैं। इस एरो को भी हटा देते हैं। इसका अपन नाम रखता हूँ मैं इवेंट ब्रोकर। इवेंट ब्रोकर कौन होता है? इवेंट मतलब मैसेज, ब्रोकर मतलब उस मैसेज कहीं से मैसेज या कहीं और पहुँचाते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना टॉपिक्स बनाते हैं। टॉपिक मतलब मैसेज की चैट। क्या हम टॉपिक बनाते हैं? एक टॉपिक हम बनाते हैं पेमेंट के नाम से, पेमेंट स्टेटस के नाम से, स्टेटस टॉपिक ये हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने और भी टॉपिक बना दिया। हमने बना दिया शिपमेंट स्टेटस टॉपिक। अब हुआ क्या, यूजर की रिक्वेस्ट आई चेकआउट पे, चेकआउट चला और चेकआउट ने अपना काम करा, चेकआउट का काम पूरा हो गया। सॉरी, एड टू कार्ट पे यूजर की रिक्वेस्ट आई किस पे? एड टू कार्ट, चेकआउट के इनिशिएट वाले प्रोसेस पे। क्या इनिशिएट होगी? पेमेंट इनिशिएट होगी। यहाँ से पेमेंट इनिशिएट हुई तो हम इसके अंदर भी ना छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं, पेमेंट इनिशिएट। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक आ गई पेमेंट स्टेटस या पेमेंट प्रोसेस। हुआ क्या, पेमेंट इनिशिएट हुई। कौन सी कॉल आई पेमेंट इनिशिएट की नहीं? HTTP। एड टू कार्ट की नहीं, कौन सी कॉल आई? HTTP। लेकिन जब पेमेंट इनिशिएट हुई तो बैकग्राउंड पे क्या चला, एक प्रोसेस चला पेमेंट को भेजने का। वो प्रोसेस सक्सेस होने में 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट, कितना भी टाइम लगा। जैसे ये पेमेंट प्रोसेस का स्टेटस सक्सेस हो गया, हुआ क्या, हुआ ये, इस पेमेंट प्रोसेस ने पेमेंट स्टेटस के टॉपिक में एक मैसेज भेजा। कॉल नहीं करी, HTTP क्या थी? कॉल थी। एक मैसेज भेजा, मतलब एक मैसेज प्रोड्यूस करा। तो जो टॉपिक था इसका प्रोड्यूसर कौन बन गया? पेमेंट प्रोसेसर। अब इसी टॉपिक को लिसन कौन कर रहा है, मतलब इस चैट को कौन रीड कर रहा है? शिपमेंट। शिपमेंट ने इस टॉपिक को देखा, उसने देखा भाई पेमेंट का स्टेटस प्रोसेस आया हुआ है, या तो पुल पर आया या पुश पर आया, और इसने क्या कर दी, शिपमेंट प्रोसेस कर दी। अब यहाँ पर डायरेक्ट HTTP कॉल जा रही है या नहीं जा रही है? आप लोग बताएं। नहीं जा रही। यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस तरह हम मैसेज भेजते हैं, हमने टॉपिक को मैसेज भेज दिया भाई पेमेंट आ गई, और इसने क्या करा, उस मैसेज को रीड कर लिया। अब इन केस जब पेमेंट आई हो उस दौरान ये डाउन होता तो इसको मसला है पेमेंट प्रोसेस को कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसने मैसेज क्या भेज दिया टॉपिक में, थोड़ी देर बाद ये आया, इसने मैसेज पढ़ लेगा, थोड़ी देर बाद ये पढ़ लेगा मैसेज, उसको पता लग जाएगा पेमेंट प्रोसेस हो गई। लेकिन शिपमेंट को पेमेंट प्रोसेस होने का पता कब लगेगा? रियल टाइम पे पता लगेगा या थोड़ी सी देर बाद? इसका मतलब नियर रियल टाइम है, रियल टाइम नहीं है।
तो ये जो डेटा हमारे पास है ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट नहीं है, ये क्या हो गया, ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो गया। क्या मैंने वर्ड बताया, ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो गया। अब इवेंचुअली कंसिस्टेंट से लॉस क्या हुआ कि डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ अवेलेबिलिटी का, कि कोई भी चीज अपनी जगह पर वेट नहीं कर रही। वरना यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वेटिंग कर, वर्ड कंसिडर वेट कर रहा, पेमेंट कब आएगी, हर थोड़ी मिनट बाद चेक करता था। और इसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशन इफेक्ट होते थे, पेमेंट नहीं आई, बार बार चेक करते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, पेमेंट आएगी वो खुद पढ़ लेगा। तो ये जो है पेमेंट अपनी जगह काम कर रहा है, शिपमेंट अपनी जगह काम कर रहा है, एक्टिव अपनी जगह। यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी अचीव हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कॉल मिलाऊं और उस वक्त आप मेरी कॉल ना उठाएं तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी ना, दोबारा मिलाऊंगा, फिर दोबारा मिलाऊंगा, देर लग जाएगी ना। और उसकी जगह अगर एक मैसेज ऑप्शन हो कि आपने मैसेज कर दिया, मैंने मैसेज पढ़ लिया, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ऐसा ही है। तो इस वाले आर्किटेक्चर का नाम है हमारे पास कोरियोग्राफी। क्या नाम है? ये ट्रांजैक्शन पैटर्न है कोरियोग्राफी। ये रहा, पहले हम ऑर्केस्ट्रेटर पे चल रहे थे और अब हम किस पे आ गए, ब्रेक नहीं हुई, कोरियोग्राफी। ये नजर आ 4 बजे। ऑर्केस्ट्रेटर पे क्या होता था, एक ऑर्केस्ट्रेटर होता था, काइंड ऑफ मैनेजर, वो सबको वर्क फ्लो को ड्राइव करता था कि भाई इनिशिएट हो गए, ये करो, अब ये करो, अब ये स्टेप्स में काम करवाता था। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी किसी का मैनेजर नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। एक इवेंट ब्रोकर है, उस इवेंट ब्रोकर में हम टॉपिक में मैसेज रखवा देते हैं, दूसरा पढ़ लेता है, एक पढ़ लेता है, दूसरे के बाद रखवा देता है। तो ये हमारा पैटर्न जो है कोरियोग्राफिक पैटर्न है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटर और कोरियोग्राफी। ठीक है, अब हम अपने वापस आते हैं यहाँ पे कोरियोग्राफिक पैटर्न पे। हमें एक बेनिफिट हुआ, वो क्या हुआ, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। क्योंकि चीजें इवेंट्स में जा रही हैं, इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है, इवेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इवेंट कंज्यूम हो रहा है। ये हमारे पास बड़ा सिंपल और आसान तरीका था आर्किटेक्चर बनाने। अब दोनों की अलग अलग यूज केसेस हैं। अभी मैं ऑर्केस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ HTTP की और इस इवेंट की। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है, इवेंट से। यहां पर कन्वर्सेशन किससे हो रही है, HTTP से। HTTP मतलब स्टेटलेस कॉल, डायरेक्ट कॉल। इवेंट मतलब HTTP की जो कॉल है सिंक्रोनस में आएगी, एसिंक्रोनस में आएगी। कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल एसिंक्रोनस में आएगी? कितने लोग कह रहे हैं HTTP की कॉल सिंक्रोनस में आएगी? कोई तो उठा ही नहीं रहा। कैसे? सिंक्रोनस का मतलब क्या है, ब्लॉकिंग, मतलब एक टाइम पर एक ही। ये एक वो मतलब है जो हमने कंसीडर करा अपने माइंड में। इसका मतलब एक टाइम पे एक नहीं है। सिंक्रोनस के बहुत सारे मतलब है। अभी हमारे नजदीक मतलब है सिंक्रोनस का मतलब कि आपने कॉल मिलाई और आपने वेट करना है जब तक काम नहीं हो जाता। ये काम HTTP में होता है, तो HTTP सिंक्रोनस कॉल है। एसिंक्रोनस का मतलब है नॉन ब्लॉकिंग, मतलब जब आपने कॉल मिलाई तो आपने उसको ऊपर छोड़ दिया, जब होगा तो वो इवेंट अपडेट कर देगा, जब इवेंट अपडेट होगा तो हम पढ़ लेंगे। तो वहां पर हमें अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड पे काम हो रहा है। तो ये एसिंक्रोनस है। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है वो एसिंक्रोनस बेस्ड कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर HTTP जो है रेस्टफुल आर्किटेक्चर है, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखा जाए तो नीचे हमने दोनों यूज करी है। हमने देखा है किसकी कहाँ जरूरत है, कहाँ HTTP की जरूरत है, कहाँ इवेंट की जरूरत है। दोनों का हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब पेमेंट इनिशिएट करवाई, किससे करवाई, HTTP से। लेकिन पेमेंट प्रोसेस के बाद अपडेट किससे करवाया, इवेंट से करवाया। तो जहाँ एसिंक की जरूरत थी वहाँ इवेंट, जहाँ पर सिंक्रोनस की जरूरत थी वहाँ HTTP। अब मैं आप लोगों को छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट यूज कर दे रहा हूँ। ये सिस्टम डिजाइन की जो हम चीजें अभी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने काफी फोकस के साथ चीजों को नोट करना। मुझे ये बताएं, बैंक अकाउंट मेरे पास है, सपोज करें एक बैंक अकाउंट में आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपीज है। आप 2:15 के ऊपर ATM जाते हैं और आप 500 रुपए की क्या करते हैं,
विड्रॉ करते हैं। सेम टाइम पे आपने किसी को चेक दिया है 500 रुपए का, वो भी बैंक जाता है सेम टाइम पे 2:15 और वो भी क्या करता है 500 का विड्रॉ करता है। सेम टाइम पर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को 500 रुपए ट्रांसफर करते हैं ठीक 2:15 चेक वाला होल्ड हो जब एटीएम स्टार्ट हुआ चलना अकाउंट में कितने थे 1000। जब चेक बुक वाले ने चेक क्लियर करने के लिए स्टार्ट करा अकाउंट में कितने थे 1000। मैंने कहा 500 दोनों 2:15 सब 2:15 1000 उस वक्त जब स्टार्ट किया जब तो ये सक्सेस ही नहीं हुआ था ना, तो ये भी स्टार्ट कर रहा था, हम भी स्टार्ट कर रहे थे 1000। और जब ये फंड ट्रांसफर होता अकाउंट में कितने पैसे थे। अब अगर ये कम्युनिकेशन क्या होगा, अब तीनों सेम टाइम पर आए, अगर तीनों सेम टाइम पर आए तो शायद तीनों सेम टाइम पे चले, तीनों ने 1000 में से 500 रुपए निकाले, तो जब तीनों ने 1000 में से 500 निकाले तो तीनों के केस में भाई 1000 से 500 निकाले, तो ये तो बैंक अकाउंट से 1500 निकल गए, मेरे बैंक अकाउंट में तो 1000 थे। तो मुझे ही बताएं, अभी मैंने 2 आपको वर्ड बताए थे, कौन कौन से वर्ड बताए? स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाला यूज करना है, इवेंचुअली या स्ट्रांगली? स्ट्रांगली यूज करना है। क्यों? रियल टाइम चाहिए हमें, क्योंकि अगर इवेंचुअली कंसिस्टेंट में गया और उसने 30 सेकंड बाद जो मुझे बताया कि भाई एटीएम से 500 जा चुके हैं, तो यहाँ मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए और मैंने तो यहाँ भी 500 दे दिए, मैंने तो 1500 दे दिया, अकाउंट में 1000 थे। तो यहाँ पे इवेंचुअली कंसिस्टेंट नहीं चल सकते हैं, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट चलेगा। दोनों की अपनी अपनी नीड है और डिमांड है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट कैसे चलेगा कि वो ये देखेगा कोई ना कोई रिक्वेस्ट तो माइनर मिली सेकंड पहले आई होगी ना, वो चलेगी। सपोज करो एटीएम चल गया, एटीएम स्टार्ट हो चुका है, वो क्या करेगा, चेक और अकाउंट्स को क्या करेगा, वेट पे लगा देगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वेट पे कैसे लगाएगा, वो हमारा एटीएम जैसे चला उसने हमारा अकाउंट को लॉक कर दिया कि इस अकाउंट में अभी थोड़ी देर की ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि HTTP की रिक्वेस्ट गई, फंक्शन चला, वो जो फंक्शन चला उसने क्या करा, पहले अकाउंट को जाके लॉक करा, फिर ट्रांजेक्शन शुरू करी, ट्रांजेक्शन जैसी हो गया अनलॉक कर दिया, लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक कर दिया। अब 2 वेटिंग पे कौन थे? 2 चेक एंड अकाउंट। जब चेक आया था 1000 रुपये थे, लेकिन चेक वेटिंग पे रुका, फिर जैसे ही चेक स्टार्ट हुआ उसने क्या करा, अकाउंट को लॉक करा, 500 रुपये निकाले, अनलॉक हो गया। फिर क्या है, अकाउंट ट्रांसफर आया, अकाउंट ट्रांसफर ने जब देखा भाई अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, अनसफिशिएंट फंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट था, तो हर बार वो HTTP की कॉल लगाता था, HTTP की कॉल हर बार डेटाबेस को कॉल करती थी और पहले उसको लॉक करती थी, फिर अपना काम करती थी, फिर उसको अनलॉक करती थी, फिर आती थी दूसरी HTTP को वेट करती थी, फिर वो आती थी, वो अपना काम करती थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन के बैकग्राउंड पे अकाउंट में डेटा था वो एक ही है, वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, इवेंचुअली नहीं। अगर यहाँ HTTP की कॉल नहीं होती, यहाँ इवेंट होता तो क्या होता, 1500 निकल जाता है अकाउंट से, क्योंकि वो क्या करता, 1000 देखता, 500 निकाल के इवेंट अपडेट कर देता, दूसरा 1000 में से 500 निकाल के इवेंट जब तक सिस्टम को बताता 500 निकल चुके, जब तक 3 लोग निकाल चुके थे, चाहे इवेंट 10 सेकंड बाद बताता, 3 तो एक ही टाइम आया ना तीनों। तो ये हमारा डिसीजन है, कहाँ पर हमें HTTP कॉल चाहिए, कहाँ पर हमें सिंक्रोनस कॉल चाहिए। अब मुझे ये बताएं, हमारे केस में हमारी क्या है, ई-कॉमर्स है। अगर हमारी ई-कॉमर्स में पेमेंट इनिशिएट हुई, पेमेंट सक्सेस हुई, 5 मिनट बाद शिपमेंट को पता लगा, इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। तो हमारे लिए क्या है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट की इंपॉर्टेंस है, इवेंचुअली। लेकिन स्ट्रांगली भी क्यों नहीं जा रहे, इवेंचुअली भी क्यों जा रहे? अगर हम इवेंचुअली भी जाएंगे तो अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन डेटा थोड़ा सा नियर रियल टाइम पे जाएगा, तो स्टेल डेटा होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रांग पे जाएंगे तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट करेगी। हमें अभी ई-कॉमर्स में अवेलेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी चीज़ अलग है। अब हम सवाल क्या करते हैं, जब हम कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं हम सवालों पे आते हैं। पहला क्या था, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, भाई कोई आर्किटेक्चर बना रहा है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। इससे भी पहले कुछ सवाल होते हैं,
ये सवाल याद है सबको? हमने क्या सवाल करा था? बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब हम किसी क्लाइंट से मिले तो उसकी एप्लीकेशन बनाने के लिए, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या है? यूजर। यूजर कौन है? प्राइमरी यूजर। भाई आपके इस एप्लीकेशन का प्राइमरी यूजर कौन होगा? तो हमने कहा भाई रिटेल वाले कस्टमर होंगे, ई कॉमर्स में जो कंज्यूमर है, रिटेल कंज्यूमर होगा। फिर हमने कहा सेकेंडरी यूजर कौन होगा? हमने कहा सेकेंडरी हमारी टीम होगी, अपनी ऑफिस की टीम, मतलब एडमिन। फिर मैंने कहा थर्ड नंबर पे कौन होगा? मैंने कहा थर्ड यूजर नंबर पे हमारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या है? पेमेंट की प्रोडक्ट है हमारे पास, शिपमेंट की प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट के लिए हम किसी अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, कोई पेमेंट सर्विस यूज हो रही होगी, शिपमेंट के लिए कोई शिपमेंट सर्विस यूज हो रही है, तो ये हमारी थर्ड पार्टी सर्विस। अब हमारा सवाल है कि यूजर जो हैं ये कितने यूजर होंगे, अंदाजन कितने लोग आपकी एप्लीकेशन यूज करेंगे? हमने कहा भाई हमारी एप्लीकेशन को 1000 लोग यूज करेंगे इस साल। अगले साल भाई अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है कि ये जो यूजर है ये 1 लाख पे चले जाएगा। अब हमें इसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन करना है। हमने कहा अच्छा अभी इस साल सिर्फ 1000 लोग ही यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन है, और अगले साल ये 2 साल बाद 1 लाख पे चले जाएगा। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता लगे इस बिल्डिंग में शुरू में 1000 लोगों ने आना है, और 3 साल बाद जब ये पूरी कंप्लीट होगी और ये इसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, इसमें कितने लोगों को रहना है? 1 लाख लोगों को रहना है, तो उसी हिसाब से हम सारे फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता लगे 10 लोगों को अभी आना है, फ्यूचर में 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट है। सही है? तो ये हमारा सवाल। एक हमारा सवाल हो गया बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का। फिर हम ये पूछेंगे जो बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है, इसमें आपका कोर बिजनेस क्या है? जो बंद हो तो बिजनेस बंद, क्या है आप बताएं? बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास? एड टू कार्ड, चेकआउट और शिपमेंट। इसमें से वो कोर पार्ट कौन से हैं? वो बंद तो हमारा बिजनेस ही खत्म, बंद। एड टू कार्ट हमारा चेकआउट, क्योंकि पेमेंट नहीं आएगी इसकी वजह से, पैसे नहीं लेंगे तो सामान कैसे बेचेंगे? और चेकआउट के बाद शिपमेंट, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये बिजनेस का हमारा बहुत कोर पार्ट है, ये बंद मतलब बिजनेस बंद। अब हमारा सवाल क्या होगा? हमारा सवाल ये होगा कि जो आपका बिजनेस का कोर पार्ट है चेकआउट, इस चेकआउट पे कितना डाउन टाइम बियरेबल है, मतलब अफोर्डेबल है। डाउन टाइम मतलब डेटा की हम बात कर रहे हैं कि अगर चेकआउट हो गया, डेटा आपको 2 मिनट बाद पता लगा, 5 मिनट को, कितना अफोर्डेबल है आपके पास डाउन टाइम? तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के डाउन टाइम होते हैं, एक होता है सिस्टम डाउन, एक होता है डेटा देर से आना। हमने कहा पहले अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल सिस्टम डाउन की। हमने कहा ठीक है, अगर चेकआउट बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए कोई मसला नहीं, टेम्पोरेरी डाउन टाइम जो है हमारे लिए अफोर्डेबल है, टेम्परेरी। और टेम्परेरी डाउन टाइम का मतलब है टेम्परेरी बिजनेस का लॉस, अफोर्डेबल, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम रीप्ले का एक फॉर्म चला लेंगे। रीप्ले क्या होता है कि कोई बंदे ने पेमेंट को इनिशिएट करा, चेकआउट पे आया, चेकआउट बंद पड़ा हुआ, चल ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम दोबारा ऑप्शन दे देंगे भाई कर लो, तो हम इस तरीके से रिकवर कर लेंगे। अब ये जो टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, ये किसने एक्सेप्ट करा? क्लाइंट ने। ये मेरे लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना रहा है कि मुझे डेटा इवेंचुअली रखना है या डेटा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रखना है। तो क्योंकि टेम्परेरी डाउन टाइम अफोर्डेबल है, इसका मतलब इसमें इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटा चल सकता है। अगर वो बोलते हैं, अगर ये बैंक होता, बैंक का जो अभी हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये होती, क्या ये बोलेंगे हमारे पास डाउन टाइम अफोर्डेबल है? नो, नहीं। तो इसका डेटा जो है वो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो डाउन टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब यहाँ से हमारा ये डिसाइड होगा कि हमें इवेंट यूज करने या हमें एचटीटीपी यूज करने, तो दोनों का यूज कैसे? अगर डाउन टाइम चाहिए इवेंट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, डेटा इवेंचुअली चलता रहेगा, हमारा अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली डेटा चाहिए तो हम फिर एचटीटीपी पे जाएंगे। तो ये डिपेंड ऑन है। अब आर्किटेक्चर का एक और बहुत बड़ा रूल है, वो ये है आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई बुक में लिखा हुआ रूल्स और चैप्टर नहीं है। आर्किटेक्चर एक लाइव चीज है जो जिस टाइम पर बन रहा है उसी टाइम के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आज से 5 साल पहले फेसबुक ने कोई अपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करा था, उसने जो आर्किटेक्चर फॉलो करा था, अगर सेम चीज मैं आज बना रहा हूँ तो लाजमी नहीं है मैं सेम आर्किटेक्चर रखूँ। मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग है, मेरा यूजर पूल अलग है, मेरा तरीका अलग है, मेरे पास टेक्नोलॉजी अलग है।
तो आर्किटेक्चर डिपेंड ऑन टाइम है कि कब बनाया जा रहा है, उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, तो आप आर्किटेक्चर बनाओ। आर्किटेक्चर कोई थ्योरी नहीं है, कोई पत्थर में लिखी हुई लकीर नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर इवेंट ब्रोकर का आर्किटेक्चर बताया तो लाजमी नहीं है आपको सेम यही यूज करना है। आपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से, अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से डिसीजन। हो सकता है आपके लिए ये वाला बेस्ट हो सकता है आपके लिए मोनोलिथिक ही बेस्ट हो, आपको जरूरत ही ना हो माइक्रो सर्विस की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ना होता कि आर्किटेक्चर लॉस ना हो, ये ना हो कि एड टू कार्ट चेकआउट को कॉल मार रहा हूँ, चेकआउट शिपमेंट को कॉल मार रहा हूँ, ये लॉस होता है आर्किटेक्चर। इसमें तो कहते हैं हम कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भी चीज़ किसी को भी कॉल कर रही है, हमेशा एक हायरार्की होती है चीज़ की चलने की। तो मुझे ये बताएं कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको ये कोरियोग्राफी वाला माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है समझ में आ गया, कोरियोग्राफी पैटर्न। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑर्केस्ट्रेटर वाला पैटर्न समझ में आ गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का फर्क समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या था, हमारे पास सर्वर के जब हम यूज करते हैं ना सर्वर, हम स्ट्रीम का वर्ड यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम सर्वर हम जब वो यूज करते हैं, दो तरीके के केस होते हैं। इधर ऑर्केस्ट्रेटर है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, एड टू कार्ट को। और एड टू कार्ट क्या है, इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। और ऑर्केस्ट्रेटर क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है वो होता है अप स्ट्रीम, और जिसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है वो होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जिसने कॉल मिलाई, डाउन स्ट्रीम मतलब जिसने जवाब दिया। तो ये आप ऑर्केस्ट्रेटर अप स्ट्रीम सर्वर है और एड टू कार्ट डाउन स्ट्रीम सर्वर है। लेकिन यहाँ पर कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में डेटा रखवाते हो, पढ़ लेते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है रोल आउट, एक होता है रोल बैक। रोल आउट का फेज क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदने बंदा आया, यहाँ पर आ जाते हैं, एड टू कार्ट पे प्रोडक्ट गई, प्रोडक्ट निकली स्टोर से, पेमेंट हुई, दो काम हो गए। शिपमेंट में कोई फेलियर आ गया, कोई चीज़ खराब हो गई, कोई मसला हो गया, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जा सकते, तो कंपनी क्या करेगी, पैसे वापस देगी ना। तो ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब हम पूरे एक कंप्लीट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, एड टू कार्ट हुआ, चेकआउट हुआ, शिपमेंट हुआ, पूरी एक ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। अगर बीच में कोई चीज फेल होती है तो ट्रांजेक्शन रोल बैक, मतलब शिपमेंट फेल हुई तो पैसे वापस दो, वापस आ, फिर पूरी हायरार्की रिवर्स चलेगी। एड टू कार्ट में जो प्रोडक्ट एड हुई थी वो हमने वापस स्टोर में पहुंचा दी, ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गई। ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा एक काम हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, कोई भी चीज दरमियान में फेल हुई तो वापस सारी चीजें रोल बैक होंगी ताकि हम वापस सेम स्टेट पर आ जाए। तो ये ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन रोल आउट चल गई, अगर वो सक्सेसफुली एंड तक गई तो सक्सेस, दरमियान में कोई खराबी आई तो रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले 500, ट्रांजेक्शन क्या होगी, पहले आपके अकाउंट से 500 कटे, फिर एटीएम से 500 निकले। अगर दरमियान में कोई एक केस फेल हो गया, आपके अकाउंट से 500 कट गए लेकिन एटीएम से 500 निकले नहीं, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हुई, तो आपके अकाउंट से 500 निकले तो वापस जाएंगे, तो रोल बैक हो गए, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन अगर आप ऑर्केस्ट्रेटर के पैटर्न से कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑर्केस्ट्रेटर की, वो वापस चलाएगा, रोल बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर इवेंट ब्रो कर रहे हैं तो रोल बैक करने की जिम्मेदारी किसकी, ये इवेंट अपडेट कर देगा, वो इवेंट पढ़ लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट वापस आ गई है, इसको रोल बैक करो, पैसे वापस दो, रिफंड कराओ, ये रिफंड चलाएगा, पैसे वापस दे देगा। तो ये वाला काम यहाँ पर इवेंट संभालेगा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारी संभालेगी। अभी हमने सिस्टम डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। अब आप लोगों से कुछ सवाल है, वो सवाल ये है कि अभी हमने क्या क्या जार्गन्स यूज करें, क्या क्या वर्ड्स यूज करें, ये पढ़ते हो, बताएं। कितने वर्ड है टोटल, कितने, काउंटिंग बताया ना, लिखा है ना आप लोगों ने, बताएं। पहला क्या था हमारे पास, मोनोलिथिक था, दूसरा माइक्रो सर्विस था, स्ट्रांगली बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट था, यूबिक्विटस लैंग्वेज थी। यूबिक्विटस लैंग्वेज क्या थी, ये तो मैंने नाम रखे थे सारे, शिपमेंट, एड टू कार्ट, ये नाम रखे थे ना, मैंने रखे थे, यूबिक्विटस लैंग्वेज थी। और क्या था, हाई स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। और क्या था, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम,
कोरियोग्राफी, ऑर्केस्ट्रेटर, और क्या था? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था, और आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सर्वर थे, और क्या था? ट्रांजैक्शन, टीम वेलोसिटी भी बताई थी मैंने आपको एक, रोल अप रोल बैक, मैंने आपको एक स्प्रिंट भी बताया था। तो ये और क्या था? रोल आउट था, ट्रांजेक्शन रोल आउट, ट्रांजेक्शन रोल बैक, और क्या था? रोल आउट, 15 हो गया अभी, और बताए। ठीक है, तो अभी हमने अच्छी खासी चीजें डिस्कस करी है, पढ़ी है। अब आप लोग, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ। उससे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है। मैं यहाँ पे टाइमर भी खोल देता हूँ ताकि हम आपके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। आपने ये बात, जो वर्ड्स हैं, शॉर्ट में समझाने हैं अपने बराबर। क्या वर्ड है मेरे पास? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम मास्किंग करते हैं। मास्किंग मतलब कुछ चीजों को हाइड करना। एक वर्ड और मैं और बता रहा हूं, पहले आप ये वाला वर्ड रिपीट करें। क्या वर्ड है ये? फॉल्ट टॉलरेंस, दूसरा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब आप बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक मतलब क्विक रिकवर, ऑटो हीलिंग, खुद से सही हो जाना, बाउंस बैक, या तो किसी की बात जो का मसला है फौरन उसको बता रिप्लाई, देना। बाउंस बैक, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एरर को शो करते हैं, हाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एरर के साथ मास्किंग करते हैं। यहाँ पर हम एरर को या प्रॉब्लम को या कोई भी चीज हम उसको शो करते हैं। शो द प्रॉब्लम, शो इश्यूज, हीलिंग करो मतलब सही करो, सेल्फ हीलिंग, खुद सही करो, और क्या करो? रीट्राई करो, दोबारा करो, नहीं हो रहा तो भाई रीट्राई भी अगर नहीं हो रहा तो एक काम करो, रीस्टार्ट कर दो। ये सब क्या होता है? रेजिलियंस। मतलब क्या इशू है तो बताओ, छुपाओ नहीं, भाई ये इशू है, ये चीज नहीं चल रही। अब क्या करें? मैं इसको सेल्फ खुद से सही करो। कैसे सही करें? खुद से एक काम करो, दोबारा ट्राई मारो, सही है, मैं रीट्राई कर लिया, हुआ नहीं हुआ, फिर एक काम करो, रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट अगर नहीं हुआ, एक और बार रीस्टार्ट करो। कितनी बार करें? एक काम करो, एक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का एक ऑप्शन है, मैं सारे वर्ड भी आपको बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या है? मैंने उसको क्या करा? रीट्राई करो। उसने रीट्राई करा, नहीं हुआ, फिर मैंने कहा एक काम करो, 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करना। उसने 10 सेकंड बाद दोबारा रीट्राई करा। फिर मैंने कहा अब 20 सेकंड बाद रीट्राई करना। उसने 20 सेकंड बाद रीट्राई करा। अब मैं कहता हूँ उसको 40 में टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, 40 सेकंड बाद रीट्राई करो, अभी तक नहीं चला। फिर मैंने आया आखिर में कहा एक काम करो, आप 80 सेकंड बाद रीट्राई करो। उसने 80 सेकंड बाद, मेरा पैसा पूछ जाओ, ये लिमिट है, अब नहीं चल रहा, कितनी बार रीट्राई करना? सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश करी, मतलब खुद से खराब चीज को सही करने की कोशिश कैसे करी? रीट्राई, दोबारा करो, दोबारा करो। लेकिन मैंने क्या करा? एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 40, फिर 80, और टोटल लिमिट मैंने कितने लगाई? 5। मेरा भी 5 बार से ज़्यादा रिटर्न नहीं करता। पहली बार में क्या था? 10 सेकंड बाद करा, दूसरी बार में 20 सेकंड बाद करा, तीसरी बार में 40, चौथी बार में 80। चार की लिमिट लगाई मैंने। भाई टोटल 4 बार आपने ट्राई मारना है, डबल कर करके सेकंड्स को। अगर हो जाए तो सही, नहीं हो तो फिर क्या कर सकते? रीट्राई का एक टाइम होगा। भाई रीट्राई क्या करा? मैंने कॉल मिलाई आपको, आपने कॉल नहीं उठाई। मैंने क्या करा? मैंने कितनी देर तक कॉल मिला के रखनी है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है? ऐसा तो नहीं मैंने मिला के डायरेक्ट काट दी। तो कितनी ड्यूरेशन रखूँ? मैंने 30 सेकंड की इंटरवल रखूंगा। 30 सेकंड। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का टॉपिक है। इंटरवल मतलब 30 सेकंड का मेरे पास टाइम होगा जिसमें मैं कॉल रखूंगा। 30 सेकंड नहीं उठाई तो कट हो गई, कट कर दूंगा। अब क्या करा मैंने? 10 सेकंड बाद दोबारा ट्राई करा, फिर 30 सेकंड की कॉल मिलाई, फिर नहीं उठाई, फिर कट कर दी मैंने 30 सेकंड में। इस तरह मैंने 20 सेकंड। आज जब मैंने चौथी बार कॉल मिलाई तो मेरा लास्ट था, मैं दोबारा नहीं मिलाऊंगा। मुझे पता लग गया भी बंदा अवेलेबल है ही नहीं।
या चीज़ अवेलेबल नहीं, चीज़ नहीं चल रही, मैंने अपनी तरफ से ट्राई मारा, नहीं हुआ, मैंने क्या कर दिया, एरर को शो कर दिया, मैंने भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम है, वो बंदा जो है कॉल नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम है, मैंने तो ट्राई करा 4 बार 5 बार, कितना करूँगा, उस बंदे ने इशू है, दूसरा बंदा 2 घंटे। ये जो वर्ड है ये रेजिलियंस, ये हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करना होता है। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं। सपोज करें पेमेंट की सर्विस है, पेमेंट की सर्विस में क्या होता है, पेमेंट पास और पेमेंट फेल, इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है, पेमेंट की सर्विस क्रैश भी हो सकती है, कोई इशू भी आ सकता है, हो सकता है पेमेंट जवाब भी ना दे रही हो। पास और फेल तो जब जवाब आए, जवाब टाइम आउट जा रही हो, जवाब ही नहीं आ रहा, मैंने पेमेंट की सर्विस से कॉल मिलाई, जवाब ही नहीं आ रहा, टाइम आउट, भाई या तो पास आया या फेल्ड आया, तो आ ही नहीं रहा जवाब। तो उस चक्कर में क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होगा हमारे लिए, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें, ये जो रेजिलियंस है ना, ये प्रोग्रामर की जॉब है। आप डेवलपर हैं, आप लगाएंगे अपने कोड के अंदर रेजिलियंस, रीट्राई की लॉजिक आप लगाएंगे, रीस्टार्ट की लॉजिक आपके पास होगी, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की लॉजिक आप लगाएंगे, 30 सर्किट ब्रेकर की लॉजिक भी आप लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे उस पर हम आते हैं। सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, ट्रिप करना है। कब ट्रिप करना है, जब कोई इशू आ जाए, आग लग गई, कोई मसला आ गया, कोई भी एक्सपायर इशू हो गया। सर्किट ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है, नॉर्मली आसान जबान में ट्राई केस, ट्राई चला, कोई एरर आया तो केस पा के, केस ने क्या करा, केस ने एक फॉल बैक दिया। फॉल बैक मतलब दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ये फॉल बैक है। फॉल बैक मतलब नहीं चल रहा तो भाई कुछ तो जवाब दो, खामोश ना रहो ना, टाइम आउट पे ना जाओ, मुझे जवाब दे दो ताकि मेरे पास फेल ना हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। अभी तो रेजिलियंस है, इसमें सर्किट ब्रेकर की जो हम स्टडी लगाते हैं, सर्किट को हमने ओपन करा, मतलब सर्किट ब्रेकर चल गया, सर्विस बंद हो गई, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमने शायद सर्विस खुल गई हो, हमने सर्किट को क्या करा, हाफ ओपन करा। हाफ ओपन मतलब टेस्टिंग करी, अपनी तरफ से टेस्टिंग करी कि भाई ये पेमेंट चल रही है नहीं चल रही, पेमेंट चल गई। मैंने कितनी बार टेस्टिंग करी, मैंने इस बार 2 बार टेस्टिंग करी, 2 हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको 4 बार कॉल मिलाई, आपने कॉल उठाई, मैंने क्या फॉल बैक दे दिया, हमारी हो गई थी पेमेंट, मैंने फॉल बैक दे दिया, भाई ये बंदा अवेलेबल नहीं। अब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मैंने एक बार और ट्राई करा, मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल उठाया, मैंने क्या करा, मैंने आपको सिर्फ हाफ ओपन करा, मैंने कहा ये बंदा ने अब यही करूंगी, 4 बार कॉल नहीं उठाई, एक बार लेकिन उठाई, बिल की पेमेंट कम होती है ना, सही है। तो इसका जो बंदा जो है ये अवेलेबल है, हो सकता नहीं कोई, तो मैंने आपको दोबारा कॉल ट्राई किया, थोड़ी देर बाद आपने उठा लिया, तो तीसरी बार कॉल ट्राई किया, मैं समझ गया ये जो है फुल ओपन है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता उसमें, कोई मतलब पहला सक्सेस हो सकता है, Rewards नहीं आपने मिलते। गलती से उठा लिया, आप उठा नहीं चाह रहे, आपने गलती से बटन दब जाओ, ठीक है। ये सारी लॉजिक में प्रोग्रामिंग में लिखूंगा कि कोई चीज़ को फेल करवाना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का डिसीजन, फेल 4 बार ट्राई करा फिर फेल बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं मैं फेल है भाई, ये बंदा काम नहीं कर रहा, सही नहीं है, मैंने 4 बार रिट्राई करा, फिर जब बंदे ने काम करना शुरू करा तो फिर भी मैंने 2 बार टेस्ट करा, हाँ भाई काम सही में कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है, सर्किट ब्रेकर है, रीट्राई लॉजिक है, कि सारा जो टॉपिक है ये आता है रेजिलियंस। ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करते हैं, ट्राई केस लगाना, फॉल बैक देना, डिफॉल्ट मैसेज देना, एरर को हैंडल करना, दोबारा ट्राई करना, लॉजिक चलाना, एक्सपर्ट। ये तो रेजिलियंस है, इससे क्या चीज़ अचीव हो रही है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी इस वाले चीज़ों में आता हूँ, मुझे रमजान का ब्रेक ले रहे हैं। अगर डेवलपर ने अच्छी कोडिंग करी है, सर्किट ब्रेकर लगाया तो क्या होगा, फॉल बैक चले आएगा कि भाई सर्विस नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आ जाएगा फॉल बैक, जो भी फॉल बैक। तो इसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैं आप लोगों को अपना कुछ कॉन्सेप्ट बता दूँ। हमें रेजिलियंस की बात समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम इसको और स्ट्रक्चर से देखते हैं। नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से चल रही होती है, एक हार्डवेयर पर हम आते हैं, इस हार्डवेयर पे हम मजीद लेयर्स बनाते हैं, मतलब एक हमारी पूरा ये चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले मुझे
अगर आपने कोई कोड बेस लिखा है फास्ट सीपीयू पे, तो फास्ट सीपीयू में जो आपने कोड बेस लिखा है वो दूसरे डेवलपर को आप देंगे तो आप क्या क्या चीज़ें देंगे जो वो चला ले? सिर्फ आप कोड देंगे, गिटहब का लिंक देंगे, वो क्लोन करेगा और उसके बाद कोड चल जाएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोड आपके पास सही चल रहा है, आपने किसी फेलो को दिया या अपने कोलीग को दिया, उसके बाद सही चल रहा, फिर आपने कनेक्ट करा फिर चलवाया, ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो सबका सिमिलर है। हार्डवेयर में क्या है? रैम है, सीपीयू है, जीपीयू है, नेटवर्क है, और क्या क्या है? एसएसडी। ठीक है, हमने क्या करा? हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा, ओएस होगा। ओएस के ऊपर क्या चीज होती है? टूल्स, डिपेंडेंसीज, सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होगा? ठीक है, हमारे पास अभी क्या है? कॉमनली हार्डवेयर है, हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का। टूल क्या है? पाइथन इंस्टॉल कर ली, या जो मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, सब मैंने एक ही साथ लिख लिया। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या चीज आ गई? वो है कोड बेस। कोड बेस मतलब जो भी आपने कोड मुझे दिया। अब कॉमनली जब भी कोई दूसरा डेवलपर आता है, सपोज कर लें ये किसी मोहसिन का कंप्यूटर था, ठीक है, उनके कंप्यूटर में क्या था? मतलब हार्डवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, टूल एंड डिपेंडेंसी मोहसिन इंस्टॉल करनी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना कोड बेस लिख दिया जो अभी कंप्यूटर पर। अब मोहसिन ने क्या करा? अब एक और बंदा है, उसके पास भी सिस्टम है, इसका नाम बिलाल है। बिलाल के पास भी क्या है? हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसीज है। कुछ मोहसिन ने बताया कि ये वाला कोड बेस आप यूज कर लो, बिलाल ने क्या करा? कोड बेस लिया और चलाया। बिलाल के पास ये कोड बेस चला और क्या हुआ? एरर आ गया। वो क्या करेगा? सेम कोड बेस है ना, उसने मोहसिन को कॉल लगाया कि भाई एरर आ गया, कोड नहीं चल रहा। फिर क्या हुआ? मोहसिन ने कनेक्ट करा, उसने देखा डिपेंडेंसी का वर्जन जो है गलत है, कोड बेस या कोई टूल का पाइथन जो है 3.12 करनी थी 11 कर ली। तो छोटे छोटे माइनर चेंज होते हैं, वो सही करवाए और कोड चल गया। अब यहाँ पर आते हैं, अब मुझे बताएं, अभी बिलाल और मोहसिन तक तो ये बात सही थी। जब ये कोड एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन पे जाएगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? किसी रिमोट सिस्टम में, जिसको हम बोलेंगे क्लाउड पे जाएगा। तो जो हमारा क्लाउड का सिस्टम होगा वो भी इसी तरीके से सिस्टम होगा। वहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं, फिर ये कोड बेस हम लाएंगे। जब हम क्लाउड के ऊपर कोड बेस लाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? कोड बेस पर क्या प्रॉब्लम आएगी? मोहसिन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कोड जब भी चलाते कोई इशू आता था, तो मोहसिन आता था, वो सही कर देता था। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई माइनर चीज़ आगे पीछे होती थी, क्योंकि मैनुअल एफर्ट्स करेंगे हम, हो जाती थी कोई चीज़ आगे, और फिर ये चल जाता था। अब मुझे ये बताएं, जो क्लाउड पे हमने बिलाल और मोहसिन तक तो बात सही थी कि मोहसिन को हम कॉल करते थे, वो आ जाते थे और वो चला देते थे। क्लाउड के केस में क्या हुआ? अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मुझे बताएं, सर्वर के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन चल रही है कहीं पर भी, उसमें हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसीज है, कोड बेस है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है? क्या है एक और चीज़ बताएं? ये लिख तो दिया एसएसडी, ये तो हार्डवेयर हो गया ना। हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स हो गए, कोड बेस हो गया। इसके ऊपर क्या है? और क्या हो सकता है एडिशनल? इसके ऊपर क्या लेयर होती है? थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, जब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ था तो बैकग्राउंड पे क्या वर्किंग हुई थी? क्या हुआ था? हार्डवेयर लेवल पे स्टैक ओपन हुआ था। अगर 10 लोगों ने फंक्शन कॉल करा, कितने स्टैक ओपन हुए? 10 स्टैक ओपन हुए। जितने लोग आएंगे, स्पेस मतलब मेमोरी। सपोज करें मेरे पास यहाँ पर रैम 16 MB है,
और स्टैक मतलब हो गया मेमोरी हमने बना दी यहाँ पे सेशन मतलब सेशन हो गया, मेमोरी मतलब सेशन हो गया। ये जो सेशन यहाँ पर आ रहा है, जितने यूजर होंगे उतने सेशन होंगे या एक ही सेशन होगा? जितने यूजर उतने सेशन, उतने स्टैक ओपन होंगे। तो सपोज करें हमारे हार्डवेयर के पास, हमारे हार्डवेयर के पास 16 MB रैम है, 4 MB हम हार्डवेयर के अपने काम के लिए रख लेते हैं। हर एक सेशन 1 MB रैम लेता है। अभी हम इमेजिन करते हैं टोटल कितने सेशन हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? 12। अगर 12 से ज़्यादा हो तो क्या होगा? तो हमारे पास एक वर्ड आएगा स्केलेबिलिटी या स्केल। क्या वर्ड आएगा? स्केल क्या होता है? बढ़ाना या कम करना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 16 लोग आ गए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब सेम हार्डवेयर में 12 MB रैम और 16 MB रैम है, 16 की हम 32 कर लेंगे, बढ़ा लेंगे रैम, जिसको बोलेंगे वर्टिकल, सेम सिस्टम को स्केल करना। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एक और सिस्टम बराबर में खड़ा कर देना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 12 लोग आए, ये फुल हो गया, 12 लोगों के आने से ये फुल हो गया। अब बाकी लोगों को हमें याले सर्वर पर भेजना पड़ेगा। जब ये फुल हो जाएगा, हमें एक और सेम तरह का सर्वर बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ भेजना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, इस वाले सर्वर में हुआ क्या था? 12 लोग आ गए थे, फुल हो गया था। फुल मतलब अगर दूसरा सर्वर नहीं होता तो क्या होता है? यूजर के साथ आने वाले वेट करना पड़ता, काम मतलब आता ही नहीं यूजर, थ्रोट हो जाता मतलब, लेकिन पहुंच नहीं पाता, कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाते। तो फॉल बैक ने हमें क्या सिखाया था? फॉल बैक का रूल क्या था? अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस का वो था, सॉरी, क्या रूल था फॉल्ट टॉलरेंस का? मतलब प्रॉब्लम आई है लेकिन यूजर को नहीं बताना। हमने क्या करा, ये फुल हो गया, यूजर को क्या भेजते हैं यहाँ पर? यूजर को पता लगा कि बैकग्राउंड में सर्वर चेंज हो गया, इस बात से लेना देना है यूजर के लिए, हाइड है, मास्किंग है। ये है फॉल्ट टॉलरेंस। हमने क्या फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव हमने कैसे करा? स्केलेबिलिटी के थ्रू। हमने एक ही सर्वर के या तो वर्टिकल स्केल कर दिया या तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केल कर दिया। वर्टिकल स्केल तो अलग चीज हो गई, हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब जैसे एक और बना दिया, जैसे एक और बना दिया। और हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पे जब वहाँ पे यूजर आया तो यूजर को हमने किस तरीके से ड्राइव करा? हमने एक बनाया लोड बैलेंसर। 8 बजे तक कर लेंगे। लोड बैलेंसर का काम क्या था? लोड बैलेंसर का काम था ये देखना कि किसके पास यूजर को भेजना है, कहाँ पर यूजर जाएगा। मतलब यूजर ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट आई लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर देख रहा है कि भाई यहाँ भेजना है, ये फुल हो गया तो कहाँ भेजूँ? सेकंड वाले पे भेजूँ। ये फुल हो गया तो थर्ड वाले पे भेजो। यूजर के लिए ये चीज हाइड है या यूजर के नहीं शो हो रही है? यूजर को पता चल रहा है। ये है फॉल्ट टॉलरेंस कि हमने लोड बैलेंसर लगाया और एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर्स बना दिए। ये जो हमने एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर्स बनाए, ये है रेप्लिकेशन। क्या है? मतलब रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका। रेप्लिका हम बोलते हैं एक ही जैसी दूसरी कॉपी बनाना, उसी की जैसी तीसरी कॉपी बनाना, उसी की जैसी चौथी कॉपी बनाना। और ये जो हमने रेप्लिकेशन में अचीव करा, इसको हम बोलेंगे हाई अवेलेबिलिटी। क्या बोलेंगे? हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एक ही चीज के आपके पास ज्यादा लोग हैं, क्लास में 3 टीचर हैं, हाई अवेलेबिलिटी। एक टीचर बीमार हो जाए, टीचर को मसला हो जाए तो एक टीचर फिर भी आएगा, मतलब अवेलेबिलिटी हाई है। हाई अवेलेबिलिटी में मिनिमम 3 होते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं, 2 को ऐसे काउंट नहीं कर सकते है ना हाई अवेलेबिलिटी, 3 को तो कर भी सकते हैं। तो होता क्या, समटाइम 2 लोग नहीं आ रहे तो वो तो गया। तो हाई अवेलेबिलिटी ने किस चीज को पावर दी? फॉल्ट टॉलरेंस को। क्यों पावर दी? क्योंकि यूजर जब आया तो उसमें क्या हुआ, लोड बैलेंसर ने देखा यहाँ फुल हो गया, यहाँ भेजो, यहाँ फुल हो गया, यहाँ भेजो, यहाँ फुल हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर दी हमने कि जब भी हम कोड बेस चलाते थे क्या होता था? कोड बेस में एरर क्यों आता था? क्योंकि यार टूल डिपेंडेंसी या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई चीज आगे पीछे करनी होती थी, हम किसको बुलाते थे? बार बार मोहसिन को बुलाते थे, वो बहुत सही करता था। अब क्लाउड पे जब हमने एक सर्वर बनाया, हमने किसको बुलाया था? मोहसिन को। क्यों बुलाया था? कोड बेस में जब भी चलाओ मसला आ जाता था।
अब हमने जैसी रेप्लिकेशन बनाना शुरू करी दूसरा, तो किसको बुलाना पड़ा, फिर यहाँ किसको बुलाना पड़ा, बार बार हमने सेम बंदे को बुलाना, मतलब सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करना। अब प्रॉब्लम क्या है, लॉर्ड बैलेंसर का काम तो फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब ये तो आर्किटेक्चर हमारा फॉलो कर रहा था, फॉल्ट टॉलरेंस अप्रोच को फॉलो कर रहा था। फॉल्ट टॉलरेंस में यूजर से हाइड करना है, मशीन बुलाने में टाइम लगेगा, मतलब कोई ह्यूमन को आने में टाइम लगेगा, कोई मैनुअल चीज करने में टाइम लगेगा। तो लॉर्ड बैलेंसर के पास तो सर्वर होगा ही ना दूसरा ना तीसरा। ये तो जब हमें पता लगेगा लोग फुल हो गए तो हम अगली बार के नहीं बना के रख लेंगे, उस टाइम तो होगा ही। तो ये जो स्केलिंगबिलिटी है इसको हमें क्या करना है, ऑटो रखना है, जिसको हम बोलेंगे ऑटो स्केलिंग, मतलब स्केलिंग खुद हो। क्या बोलेंगे हम, ऑटो स्केलिंग मतलब स्केलिंग जो है खुद हो, खुद 1 से 2, 2 से 3 इसका कोई प्रोग्राम लिखा हो जो खुद ही से रेप्लिकेशंस क्रिएट करे, रेप्लिका बनाए। लेकिन अब आपको एक सवाल करेंगे, आप बोलेंगे काम करो ना, क्यों इतनी मेहनत की जरूरत है और हर बार मोहसिन भाई को बुलाने की जरूरत है। एक काम करो, आप क्या करो, आप एक ही साथ 3 सर्वर बना दो, एक ही बार मोहसिन भाई को बुलाओ, 3 सर्वर बनाओ, छुट्टी। क्या ये सही तरीका है? कितने लोग कह रहे हैं ये सही तरीका है? क्या पता 3 से ज्यादा है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत तरीका? रीजन, क्योंकि जो हार्डवेयर है इसकी एक कॉस्ट है, इसकी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस है। तो अगर मेरे पास टोटल लोग 2 हैं, एक सर्वर में कैपेसिटी 12 की है, तो मैं क्यों 3 सर्वर लगाऊं, क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को दूं? लोग ही 2 हैं, मुझे 3 सर्वर की जरूरत जब पड़े, जब मेरे पास एटलीस्ट इतने लोग हो जो एटलीस्ट 3 सर्वर में चाहिए, या एटलीस्ट 2 सर्वर के बराबर हो, फिर मैं बोलूँ एक एडिशनल रखा हो, चलो समझ में आता है। अगर लोग ही 2 हो तो 3 तो समझ नहीं आता। तो इसी नहीं है, स्केलिंग मुझे ऑटो रखनी पड़ेगी। जब मेरे पास 30 लोग आए या 40 लोग आए तो मैंने 3 सर्वर रखे, जब मेरे पास 2 लोग आए तो मैंने 2 सर्वर को बंद भी करना है, ये 2 सर्वर को खत्म भी करना है, डिलीट करना है। ठीक है, अभी वैसे इमेज तो आपको याद है ना, वो ओपन कर रहे हैं। क्या हमें करना है, 2 सर्वर जो है, समझ में आ गया हमारे पास क्या है? मुझे लेयर्स बताएं, जो मैंने सर्वर आपके सामने ओपन कर दिया उसमें लेयर्स क्या थी? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड डिपेंडेंसी, कोड बेस, सेशन। और मैंने क्या करा, जब मैंने दूसरी कॉपी बनाई तो सेशन तो वही जो यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर पर ही वो सेशन है, जितनी रिक्वेस्ट उतना। तो मैंने क्या क्या चीज़ों की कॉपी करनी है, कोड बेस की तो कॉपी होगी एज इट इज, टूल्स एंड डिपेंडेंसी भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, और हार्डवेयर तो सिमिलर कहीं से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये स्केलिंग हम कर रहे हैं, ये ऑटो होना चाहिए। लेकिन ऑटो स्केलिंग करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन की, कि मैनुअल हमें कुछ काम करना है। मैनुअल काम में क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ हमारी लैग कर जाती है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस अचीव हो रही है, अभी नहीं हो रही है। फॉल्ट टॉलरेंस अभी अचीव होना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे हम रेप्लिकेशन बनाते हैं तो हमारे मोसिक बैग की जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमारे लिए अभी कॉम्प्लेक्स हो गई फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना। अब हम आगे आते हैं, हम बोलते हैं एक काम करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, वाली पूरी लेयर आपको यहाँ से कॉपी कर लेगा मैं। ये जो हार्डवेयर तो चले अपनी जगह हार्डवेयर है, सेशन को भी डाल देते हैं, हम सिर्फ कोड की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें, टूल एंड डिपेंडेंसी चाहिए, कोड बेस चाहिए, यही तीनों चीजें चाहिए टोटल। यही तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में सपोज करें दरख्त उगते हैं, जो पाकिस्तान के नेटिव दरख्त होते हैं, जो पाकिस्तान में ही उगे, वो हमारी जमीन के हिसाब से सेट होते हैं, जमीन उसके हिसाब से फर्टिलाइज है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी वेदर एनवायरनमेंट के हिसाब से सही होते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम कोई दरख्त अमेरिका से इंपोर्ट करें, वो पाकिस्तान में आए, यहाँ की जमीन पे लगाए, क्या लाजमी 100% गारंटी है सेम जैसे वहाँ ग्रो कर रहा था वैसे यहाँ ग्रो करेगा? हो सकता है उसको वैसा एनवायरनमेंट ना मिले, और उसको एनवायरनमेंट देने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़े। यही काम आपके कोड बेस के साथ होता था, क्योंकि कोड बेस बना किसी कंप्यूटर में था, मोहसिन भाई के, तो उनके कंप्यूटर के हिसाब से सब चीजें सही थी। लेकिन जैसे किसी और के पास जाता था मास्टर शुरू हो जाता था, तो उनको भी चीजें उसके हिसाब से सेट करनी पड़ती थी। हो सकता है टूल एंड डिपेंडेंसी डॉक्यूमेंट ना हो, क्या टूल चाहिए क्या डिपेंडेंसी चाहिए क्या मुझे पता ही ना हो, या कहीं लिखी भी ना हो, तो हर बार सेम मिस्टेक बार बार हो रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमने सोल्यूशन के अलावा हम एक काम करते हैं, जब अमेरिका की जमीन से दरख्त ला रहे हैं तो उसके साथ उसकी मिट्टी भी ले आते हैं,
वहाँ पे जो हवा का एनवायरनमेंट और चीज़ें हैं उसको भी वहाँ से नोट करके लेके आ जाते हैं, यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट उसको देते हैं, तो शायद इशू नहीं होगा। ये पैक कर लो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर नेटिव दरख्त नेटिव ज़मीन पर है तो सही है, लेकिन वो अगर जैसे अपनी नॉन नेटिव जगह पे जा रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यही हमारे कोड बेस में हो रहा है, नॉन नेटिव पे जा रहा है तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो कोड बेस अभी नेटिव किसका ही है, मौसम भाई के लैपटॉप का, बाकी जगहों का नेटिव नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी। उस स्ट्रेटेजी में क्या करा, हमने कहा कोड बेस के अलावा टूल्स एंड डिपेंडेंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कटिंग एज पार्ट मतलब जितनी जरूरत है, लिमिटेड। ये तीन चीजें हमारी लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को एक ही एंटिटी में बंद कर देते हैं। जिस तरीके से मैं मोबाइल से अपनी पिक क्लिक करता हूँ आप लोगों को, तो मेरी इमेज में क्या आएगा, आप सब लोग आएंगे, पीछे बैठे ना आगे बैठे ना, सारी लेयर्स आएंगी, पूरा मार के आएगा, ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस एनवायरनमेंट को, इस लेयर्स को बर्न कर दिया किसमें, एक इमेज में। तो इमेज का मतलब सिर्फ फोटो नहीं होता, फाइल्स की इमेज बनती है। फाइल्स की इमेज किससे बनती है, सारा डेटा बर्न कर दो एक सिंगल इमेज। तो हमने क्या करा, हमने कोड बेस, टूल्स एंड डिपेंडेंसी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें बर्न कर दिया, सिंगल इमेज में। और ये इमेज हमारे पास क्या है, ये कोई चलता हुआ कंटेनर है या ये सिर्फ एक डेटा है, ये एक सिर्फ डेटा है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये चल नहीं रहा है। इसमें क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, टूल्स एंड डिपेंडेंसी, कोड बेस चल तो नहीं रहा है, तो सिर्फ एक डेटा है। जैसे कोड बेस डेटा था, कोड था, इस तरह ये डेटा। हमने अपने सिस्टम को दो चीजों में ब्रेक करा, एक हमने बनाया इमेज स्पेक, दूसरा हमने बनाया रन टाइम स्पेक। रिपीट बताया मुझे, क्या बताया, इमेज मतलब डेटा, रन टाइम स्पेक मतलब चलता हुआ सिस्टम। अभी हमने इमेज बना ली, इमेज का कुछ नाम रख देते हैं। नाम हमने रखा भाई, ये हमने बनाई थी, सपोज करें चेकआउट की, नाम रखा 1.0.0। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक और चीज ली, पहले हमारा ये सर्वर होता था, अब इस सर्वर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड कोड बेस को मिटाया, तो इन तीनों की जगह क्या चीज आ गई, एक सिंगल इमेज आ गई। इमेज का नाम क्या, चेकआउट, वर्जन 1.0.0। ये जो अभी हमने बनाया है और ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है कंटेनर। क्या है ये हमारे पास कंटेनर है। ये कंटेनर किसकी मदद से बना, इमेज की मदद से। अब इस कंटेनर में क्या है, हमारा वर्चुअल हार्डवेयर जो कंटेनर में बना है, हमारा यूजर का सेशन जो यूजर चलाएंगे, और क्या है हमारी इमेज। अब ये जो इमेज है ये है इम्यूटेबल। क्या है ये, इम्यूटेबल। क्या है इमेज, इम्यूटेबल मतलब इसको एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, ये जैसी है वैसी रहेगी। अगर आप कोड में कोई चेंज करते हैं तो आपने दोबारा दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी। जितनी बार आप अपडेट करेंगे आपने हर बार इमेज बनानी पड़ेगी, आप उसका चेंज नहीं कर सकते। इमेज की ये ब्यूटी है। इसका फायदा क्या हुआ, हमने एक कंटेनर बनाया, किससे बनाया, इमेज से। फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी रेप्लिकेशन की, हमने क्या करा, एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज यूज कर दिया, एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज यूज कर दिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसी ह्यूमन की मैन इन्फॉर्मेशन की, अब हमें मौसम बैग की जरूरत पड़ेगी। ये तो इमेज है, ये नेटिव इमेज है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल, डिपेंडेंसी, कोड सब कुछ, जहाँ पर भी जाएगी नेटिव कोड है। तो जब हम इसको किसी ऑनलाइन एनवायरनमेंट पर जाएंगे, क्लाउड पे लेके जाएंगे, तो क्लाउड के हिसाब से क्या है, तो ये क्लाउड नेटिव होगा। क्लाउड नेटिव के नहीं क्या होता है, क्लाउड नेटिव के कुछ टूल्स हैं, ये CNC है, ये क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है। ये क्या करती है, क्लाउड नेटिव के सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है, उनमें वही स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड क्या है कि आप नेटिव टूल्स को यूज़ करें, नेटिव अप्रोच को यूज़ करें, अपनी एप्लीकेशन को नेटिव तरीके से बिल्ड करें, डेवलप करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जब किसी क्लाउड या सर्वर पर जाए तो वहाँ के हिसाब से नया ना हो, नॉन नेटिव ना हो, नेटिव हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लाउड नेटिव। तो क्लाउड नेटिव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये इनमें से एक प्रोजेक्ट कुबरनेटिस का है, जिसको ऊपर हम एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है किसका, क्लाउड नेटिव का। अब ये जब भी हमने डायग्राम देखी है, ये चीज अभी फिलहाल किस टूल की मदद से अचीव हो गया, इमेज स्पेक और कंटेनर स्पेक, मतलब इमेज स्पेक और रन टाइम स्पेक, ये अचीव होंगे। क्या नाम है टूल का, क्या नाम है, डॉकर। डॉकर हमें कैपेबिलिटी देगा कि हम इससे इमेज बनाएं, इमेज मतलब मैं अपने कोड बेस की इमेज बनाऊं, और डॉकर मुझे कैपेबिलिटी देगा कि मैं बनी बनाई इमेज से कंटेनर चलाऊं। तो
तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इमेज मैं खुद बनाऊंगा या मैं किसी की बनी बनाई यूज़ करूँगा। दोनों केस में कंटेनर चलाने के लिए इमेज चाहिए, आपको मर्जी में आप खुद बनाओ या बनी बनाई यूज़ करो। तो ये प्लेटफॉर्म है डॉकर हब का। इस डॉकर हब के प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ इमेजेस, जिस तरह हमारे पास npm JS के ऊपर npm की लाइब्रेरीज होती थी, पाई के ऊपर पाइथन की लाइब्रेरीज होती थी, इसी तरह डॉकर हब के ऊपर डॉकर की इमेजेस होती थी। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड सर्च करा, देखिए हेलो वर्ल्ड की इमेज आ, ये इमेज है हेलो वर्ल्ड। इसको चलाने का तरीका क्या है, नीचे हम आते हैं, यहीं पर कमांड लिखिएगा, ये क्या कमांड है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। जब मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा तो सबसे पहली जो कमांड नॉर्मल फर्स्ट टाइम में चलाता हूँ वो मैं डॉकर वर्जन चलाऊँगा। इससे मुझे ये पता लगेगा डॉकर चल रहा है, डॉकर का क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, डॉकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब मैं चलाऊंगा कमांड डॉकर रन, डॉकर का मतलब यूटिलिटी जो इंस्टॉल करी है, रन मतलब कंटेनर चलाओ, हेलो वर्ल्ड मतलब जो डॉकर हब के ऊपर हेलो वर्ल्ड की इमेज है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, इमेज का नाम। हमारे पास हेलो वर्ल्ड क्या है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है हमारे पास, इमेज का नाम। तो जो भी आपकी इमेज होगी जो डॉकर हब पर रखी, आप उसका यहाँ पे नाम देंगे। अगर आपने अपनी बनाई होगी तो आप अपनी जो भी इमेज बनाई है उसका नाम देंगे। जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा, ये क्या करेगी, ये डॉकर हब से इमेज को डाउनलोड करेगी और उसको चला देगी। लेकिन इस कमांड चलने का एक रूल है कि पहले इमेज का नाम लोकल पे देखती है, मेरे सिस्टम में देखी। अगर मेरे सिस्टम में हुआ तो उसको चलाएगी, नहीं हुआ तो डॉकर हब पे जाएगी। इन केस पहले से डाउनलोड हो, इन केस मैंने अपनी प्राइवेट इमेज बनाई और डॉकर हब पे नहीं रखी हो, तो इसीलिए ये पहले लोकल पे चेक करती है। डॉकर की आपको सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रेपो में मिल जाएंगी। मैं github.com/terminal पे जा रहा हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी रेपो बनी हुई है CNC डॉकर के नाम से, इसमें कोई 7 ईयर्स अगो कंटेंट रखा हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी डॉकर इमेजेस बनाने के लिए डॉकर फाइल्स रखवाई हुई हैं, तो इसी को मैंने अपडेट करा है। इसमें एक हैंड्स ऑन कमांड जर्नी के नाम से फाइल एड करी है, इसमें डॉकर की सारी कमांड्स हैं। तो आप लोग जब आज की क्लास के बाद खत्म होने के बाद जब घर जाएंगे तो आप एटलीस्ट डॉकर की जो डॉकर वर्जन की कमांड होगी, इमेजेस मतलब डॉकर की इमेजेस को लिस्ट डाउन करना है कि कौन कितनी इमेजेस हैं। अगर मैं चलाऊंगा तो मेरे पास अभी इमेजेस हैं क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई है। आपके केस में 0 आ रही होंगी, ये सारी इमेजेस आ रही। इमेज को पुल करो, मतलब इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड करो, डॉकर RMI इमेज को रिमूव करो। जब आप इमेज डाउनलोड करोगे डॉकर इमेजेस की कमांड से आप देख सकते हो कौन कौन सी इमेजेस हैं, उस इमेज का नाम ID सब चीज़ें आती होती हैं। तो डॉकर RMI करके आप इमेज की ID बता के इमेज को डिलीट करवा सकते हो, इमेज को प्रोन कर सकते हो। प्रोन मतलब क्या होता है, हाउस कीपिंग मतलब जो ना यूज़ होने वाली। समटाइम क्या होता है 1000-2000 इमेज डाउनलोड होंगे, अब कौन सी इस्तेमाल हो रही है कौन सी नहीं पता ही नहीं है। प्रोन की कमांड से क्या होगा, जो किसी काम की इस्तेमाल नहीं हो रही वो डिलीट कर दे, हाउस कीपिंग कर देगा। इसी तरह कंटेनर अलग है, कंटेनर की PHP कमांड है, ये क्या करेगी, कंटेनर शो करेगी। कंटेनर की 2 स्टेट होती है, या तो वो रनिंग है या तो वो शटडाउन है, मतलब एग्जिट है। तो डॉकर PS दिखाएगा रनिंग वाले और डॉकर PS-A दिखाएगा सार है, चाहे वो एग्जिट हो या शटडाउन हो। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड अभी हमने देखी, इस डॉकर रन के दरमियान में हम मजीद एडिशनल चीज़ें भी लिख सकते हैं। ये इमेज का नाम है, ये मजीद एडिशनल चीज़ें हैं। तो ये आप सब चीज़ें को ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ साथ आप एक और काम करेंगे, यहाँ पर एक डॉकर फाइल भी है। ये डॉकर फाइल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें इमेज अपनी बनानी होती है। तो लेकिन इसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा, पाइथन का या फास्टर चाहिए। सर आपके पास प्रोजेक्ट अपनी है? अच्छा, अभी सर अली एक प्रोजेक्ट, सर अली ने आपके लिए मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है, तो अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर अली आपको दिखा रहा है, वो भेजे लिंक आज मैं यहीं पर ओपन कर लूँगा गिटहब। वो प्रोजेक्ट आपने डॉकर की जो फाइल है इसकी मदद से उस प्रोजेक्ट की इमेज बनानी है, फिर उसका कंटेनर चलाना है। वो प्रोजेक्ट क्या है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई है उन्होंने वही चीज़ें एक प्रोजेक्ट में डाल के प्रोजेक्ट बना दी, ताकि आपकी आसानी के लिए, वरना आपने बनाना पड़ेगा। तो ये आपका असाइनमेंट होगा कि सारा डॉकर का, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप आए तो चीज़ों की प्रिपरेशन अभी जो हमने ये पूरा आर्किटेक्चर पढ़ा है, वो चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, 2 टॉपिक थे, क्या थे, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलियंस। एक चीज़ याद रखना है, तो फॉल्ट टॉलरेंस से जो हमारे पास एप्लीकेशन हो रही है, लोड बैलेंसर हो रहा है। अगर रेजिलियंस ना हो तो फॉल्ट टॉलरेंस किसी काम का नहीं है। क्यों, लोड बैलेंसर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता रहे और यहाँ पर लग जाए आप,
सपोज करें मार्की के बाहर कोई गार्ड हो जो मार्की में लोगों को स्टूडेंट को भेजता है, 3 मार्कियाँ बनाई, एक फुल हो गई, दूसरी में भेजता है, दूसरी में भेजा, तीसरी, किसी मार्की के अंदर कोई मसला हो गया तो फॉल्ट ट्रांस को तो नहीं पता, फॉल्ट ट्रांस तो लॉट ट्रांसफर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो तो भेजता रहेगा जब तक फुल नहीं हो, तो वो तो बस ये देखेगा फुल हो या नहीं हो, यही देखेगा ना। तो फॉल्ट टॉलरेंस अगर नहीं होगी तो सॉरी रेजिलियंस अगर ना हो तो फॉल्ट टॉलरेंस किसी काम की नहीं होगी। रेजिलियंस मतलब मार्की के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करेगी, शटडाउन ब्रेक करेगी। शटडाउन क्या करेगी? सर्किट ब्रेक करेगी कि मैं मार्की में आग लग गई, कोई मसला हो गया, XYZ हो गया, मैं मार्की को बंद कर रहा हूँ, मार्की के बाहर लिखा हुआ होगा फॉलबैक मार्की बंद है, तो क्या होगा? टॉलरेंस नए लॉग नहीं भेजेगा अंदर। तो रेजिलियंस और फॉल्ट टॉलरेंस जो है ना दोनों मिलकर चलती है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर था। सर आप आए, प्रोडक्ट का बताएं। क्या असाइनमेंट क्या दिया है कि जो टॉपर किए वाले का? सर के सर मुझे प्रोजेक्ट दिखाना है, मुझे काम करना है, मुझे डॉक्टर पे देने के लिए वो जो कौन सी पिक्चर है? वो सर के प्रोजेक्ट की पिक्चर है, इमेज क्रिएट करेंगे और फिर वो हमें डॉक्टर समझा देंगे। मुझे इमेज नहीं समझ, वो जो सर ने अभी पूरा बनाया था अभी दिखाएंगे प्रोजेक्ट दिखाएंगे। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने ब्रीफ एक काफ़ी डिटेल आर्किटेक्चर, क्लाउड, डॉकर वगैरह सब देखा। अब अमीन भाई ने एक चीज़ बोली, हर चीज़ होती है, आपका जब कोड बनता है ना तो वो इमेज होती है। इमेज का मतलब क्या होता है? आपके कोड की तस्वीर, सही। और आपके इमेज का क्या मतलब? डॉकर में हर चीज़ किससे शुरू होगी? इमेज से। किससे शुरू होगी? इमेज से, तस्वीर से। अब अमीन भाई ने अभी एक सेंटेंस बोला, हमारे पास 2 किस्म की इमेज होती है, एक जो डॉकर ने हमें दी हुई होती है, और अमीन भाई ने अभी आपको डॉकर रन हेलो वर्ल्ड भी कराया, सही है। तो वो क्या थी? डॉकर की तरफ से दी हुई आपकी एक इमेज थी। एक इमेज वो होती है जो आप खुद अपने प्रोजेक्ट की करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसकी इमेज तो डॉकर के पास नहीं होगी, वो तो हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी। इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर, एक स्नैपशॉट। जैसे अमीन भाई ने कहा कि भाई इमेज में होता है डाटा, तो इमेज में होता है डाटा। आपने क्या करना है? सिंपली मेरा ये प्रोजेक्ट क्लोन करना है, मैं इस प्रोजेक्ट को व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके आपको इसका गिटअप दे दूंगा, गिटअप का URL। आपने क्या करना है? सिंपल, वो ऊपर कॉर्नर पे कोड का बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है और इसको करना है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी। ऑफ कोर्स सबको पता है, हम सब करते भी हैं। कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करके हमारी अपनी मशीन में आ गया, सही है। नंबर 1, आपने क्या करना है? मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ, आपने इसको क्लोन करना है अपनी लैपटॉप पे। अपने लैपटॉप पे जब क्लोन कर लिया, टास्क 1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको आना है सर अमीन की रेपो में, और सर अमीन की रेपो में आके शेयर है ना, हाँ, यहाँ पे अमीन भाई ने डिटेल में हर चीज़ आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई है, कौन सी कमांड क्या करती है, ये वो वगैरह। आपको नहीं आता ऑफ कोर्स ChatGPT सबके कंप्यूटर में टर्मिनल में जाके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है, अब कंटेनर है ना, सॉरी क्लाउड है ना, हर चीज़ न्यू है आपके लिए, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ से चीज़ें कॉपी करनी है, तो ये काम भी आप अपने कोडिंग एजेंट क्लाउड कोड कोइन से करा सकते हैं। आपने अमीन भाई की भी रेपो को क्लोन कर लेना। आपने कितनी रेपो क्लोन की? 2, एक मेरी और एक सर अमीन की। मेरी रेपो में आपको डॉकर इमेज बनानी है, सही है। अब सर अमीन की रेपो में आप आएंगे, या तो आप खुद से यहाँ पे देख लें कि भाई अपनी इमेज बनाने के लिए कहाँ से शुरू होगा, जो कि ये रहा। अमीन भाई ने साफ साफ हेडिंग्स में लिखा हुआ भी है, नहीं से ना भाई? मैं डॉकर फाइल एग्जाम्पल फास्ट API प्लस UV। फास्ट API हम यूज़ कर रहे हैं, UV एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है? इस डॉकर फाइल को, नॉट कि भाई कॉपी किया, पेस्ट किया, चल रहा है चलिए, नहीं चल रहा नहीं चल रहा। आपने इसको क्या करना है? सुकून से आके इसको देखना है, और अपने प्रोजेक्ट की, जो आपने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन किया था, उसकी आपने क्या बनानी है? एक इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज यानी तस्वीर, एक स्नैपशॉट बनाना है। तो अभी आपने कितने काम किए? 2। सबसे पहले मेरी रेपो को क्लोन किया, मेरी रेपो को क्लोन करने के बाद आपने सर अमीन की रेपो को क्लोन किया, ऑप्शनल है, या फिर डायरेक्ट यहीं पे आके कॉपी कर ली चीज़, डॉकर इमेज, इसको कहते हैं डॉकर फाइल। आपने इस फाइल को कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट करेंगे? अमीन भाई के प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में आपने आके उसको पेस्ट कर दिया। सिंपल 2 काम। इमेज बन गई। इमेज क्या होता है? दर हकीकत में इमेज से मैं बात कर सकता हूँ,
यस और नो, सोच के बताओ। No. नहीं, इमेज इज लाइक ब्लूप्रिंट। अच्छा, इमेज और कंटेनर का यहाँ पे वही रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का था। क्लास ब्लूप्रिंट होता है, इमेज भी क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है। यानी दर हकीकत में दोनों की एग्जिस्टेंस सिर्फ तसल्ली के लिए है, सॉरी तसल्ली के लिए नहीं, एक एग्जिस्टिंग एक चीज हम आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक क्लास है, ऑफ कोर्स वो एक ब्लूप्रिंट है, एक किसी भी चीज का नक्शा है, वो दर हकीकत में कोई भी चीज नहीं है। जैसे एक रेसिपी बुक, अगर उसमें एक बिरयानी की तस्वीर बनी हुई ना, तो दर हकीकत में बिरयानी नहीं है, वो सिर्फ क्या है? एक क्लास है। अगर इसी चीज को हम डॉकर की जबान में बोले तो ये चीज क्या है? एक इमेज है। क्लास को दर हकीकत में जान फूंकने के लिए, उसको दर हकीकत में एग्जिस्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह इमेज होता है एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को दर हकीकत यानी इमेज को दर हकीकत में हमें चलाने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इमेज का कंटेनर बनता है। इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज का कंटेनर बनता है। तो वो कंटेनर की कमांड्स भी यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपकी कमांड प्रोजेक्ट की इमेज बनेगी, इमेज के बाद क्या होगा? आपका कंटेनर। जी सर। अच्छा, अब इसमें आप लोगों का असाइनमेंट मिल गया, टास्क भी मिल गया। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आज की क्लास में जो हमने पढ़ाई करी है, आप लोगों ने मार्क करा है, कहीं लिखा है, तो आप ज़रूर ना इसको किसी से डिस्कस करना या कहीं राइट डाउन करना या इसको कोई ब्लॉग लिख लेना या आप कोई आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो सिस्टम डिज़ाइन का टॉपिक था। तो ये सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को मुझे बताया कितने लोगों को रेजिलियंस समझ में आ गया, कितने लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस समझ में आ गया, कितने लोगों को कोरियोग्राफी समझ में आ गया, कितने लोगों को वर्क फ्लो समझ में आ गया जो हम ऑर्केस्ट्रेटर के साथ चला रहे थे, कितने लोगों को माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक का डिफरेंस समझ में आ गया, कितने लोगों को बिजनेस मतलब बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, यूबिक्विटस लैंग्वेज जो मैंने नाम रखे थे सबके, वो कितने लोगों को समझ आ गए। ये मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए। ये अभी भी स्टार्ट है, अभी हम क्लासेस पढ़ते जाएंगे। और लोड बैलेंसर कितने लोगों को समझ में आ गया, लोड बैलेंसर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो सर्विस को हम ब्रेक किस तरीके से कर रहे हैं, हर माइक्रो सर्विस का डेटाबेस सेम होगा, अलग होगा? माइक्रो सर्विस का अलग होगा। अगर आप अपना कोई स्ट्रक्चर लाएं, आप बोले भाई मोनोलिथिक एक माइक्रो सर्विस, एक और प्रोग्रामिंग में चीज़ होती है, वो होती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होती है? एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीज़ें बनाना, तो मॉड्यूल अलग अलग बनाए। आप बोले अगर मैं मॉड्यूल अलग बना लूँ तो आप उसको क्या कहेंगे? मॉड्यूलर मोनोलिथिक। क्योंकि मैंने मोनोलिथिक बने लेकिन मॉड्यूल्स अलग अलग फॉलो करें। अच्छा, मतलब टीम वेलोसिटी के ऊपर काम करा है मैंने, चीज़ें अलग अलग कर रही हैं। तो ये जो आप लोगों ने आज एक ही क्लास में चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ ली, ये सारा सिस्टम डिज़ाइन का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में नॉर्मली आता है, 8 से 7-8 साल बाद जब आप इंडस्ट्री में किसी अच्छे लेवल पर होते हैं, आर्किटेक्ट लेवल की डिसीजन मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं। तो अभी से आप लोग इसके साउंड हो गए। तो होपफुली आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई भी काम कर रहे थे, तो ये सारी नॉलेज उसके लिए प्रायर होती है। कोई भी काम बगैर आर्किटेक्ट के कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, बगैर सिस्टम डिज़ाइन के कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? प्लान ही नहीं है। तो आप लोगों ने इस नॉलेज को अच्छे लेवल पे यूज़ करना है। मैंने खुद इससे सिस्टम डिज़ाइन की ट्रेनिंग ली है, पेड ट्रेनिंग ली है, जो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरी कंपनीज ने कराई है। तो वो काफ़ी महंगी ट्रेनिंग्स होती हैं और वो जो ट्रेनर्स आगे पढ़ाते हैं, वो ट्रेनर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है, सेपरेट तरीके। इवन अच्छे अच्छे काम करने वालों को उनका तरीका समझ नहीं आता कि वो पढ़ा क्या है। तो जो टॉपिक अभी आप लोगों को एक ही क्लास में समझ में आ गया, अगर मैं अपना भी बताऊँ तो मुझे ये समझने के लिए कोई मार्केट में 6-7 साल काम मैंने करा, तो मुझे समझ में आया था अच्छा रेजिलियंस ऐसे अचीव होती है, सर्किट ब्रेकर यहाँ बनता है, ये चीज़ यहाँ बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। वो भी ट्रेनिंग्स लेने के बाद। तो आप लोग क्या करो, आप लोग के पास क्योंकि AI है, तो आप जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग लाजमी करना, डिस्कशन लाजमी करना, वरना आप सब भूल जाओगे। आज की क्लास में जो आपने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में आपकी डॉक्टर की बाकी लैपटॉप चीज़ें होंगी और हम फिर कुबरनेटिस में जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।